अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं एक वो प्रॉपर थीम है जो कि है एयर एंड एयर पोल्यूशन, जो कि हमारे जनरल साइंस में, ईवीएस में और बायो साइंस में उसके कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आज हम लोग ये तमाम जो है कवर करेंगे, ठीक है ना। 4 हम लोग लेसन्स को देखेंगे, एटमॉस्फेयर एंड वाइंड, वेदर एंड क्लाइमेट, एयर वाइंड्स एंड साइक्लोन्स एंड नॉट फॉर ब्रीदिंग एंड नॉट फॉर ड्रिंकिंग। ये चारों जो लेसन्स आ जाएंगे वो अंडर थीम हमारे एयर एंड एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे 5th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास ईवीएस जनरल साइंस एंड बायो साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं आज। इंशाल्लाह हम लोग 4 लेसन्स को कंप्लीट MCQs के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, उसकी डिटेल मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो चलें आ जाए हम लोग हमारे क्विज़ का आगाज़ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इन विच मंथ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ हीट फील्स द मोस्ट? गर्मी की शिद्दत किस महीने में सबसे ज़्यादा महसूस होती है? ए अप्रैल, बी मई, सी जून या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो कॉमन सा क्वेश्चन है ये। हमको बताना है कि कौन से महीनों में जो है हमको गर्मी की शिद्दत सबसे ज़्यादा महसूस होती है। तो हमारे पास जो है भाई मानसून होता है, सरमा होता है, गर्मा होता है। हमारे पास जो हमारा क्या कहेंगे मौसम है तीन किस्मों में डिवाइडेड है, हमको पता ही है। तो कौन से महीनों में जो है भाई गर्मा का मौसम होता है, स्पेशली किन महीनों में जो है गर्मी की शिद्दत सबसे ज़्यादा होती है हमको बताना है। क्या वो अप्रैल में होगी, मई में होगी, जून में होगी या फिर ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जो गर्मी की शिद्दत है वो 4 महीने चलती है भाई। देखेंगे हम मोस्टली तो हमारा महीना जो हमारे जितने भी मौसम है 4 महीनों में डिवाइडेड है, लेकिन मोस्टली अगर हम देखेंगे तो अप्रैल में और जून में जो है भाई सबसे ज़्यादा हमारी शिद्दत होगी गर्मी की। अगर हम देखेंगे तो मौसम सरमा के बाद धीरे धीरे गर्म हो जाता है। मौसम गर्मा में गर्म हवा चलती है और धूप में शिद्दत आ जाती है। गर्म हवा की वजह से आतराफ का माहौल भी गर्म हो जाता है। माह अप्रैल में और जून में शिद्दत की गर्मी होती है। अगर हम गर्मा में हमेशा तैरना अच्छा लगता है, घर की छाँव में बैठना अच्छा लगता है, ठंडे पानी के लिए पीने को जी चाहता है। मौसम गर्मा में पतले सूती कपड़े पहना जाता है। इस मौसम में आम मिलते हैं, आम खाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं भाई, हमको मौसम गर्मा में जितनी भी हम लोग चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़, या उस मौसम में कौन से फल मिलते हैं, उस मौसम का क्या कहेंगे हम लोग माहौल किस तरह का होता है वो बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर, ओके ना। और कुछ नहीं है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वी कैन सी द एरोप्लेन फ्लाइंग? फिजा की किस तह में हम हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देख सकते हैं? ए ट्रोपोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर और डी थर्मोस्फेयर। तो हम लोग जब सोशल पढ़ रहे थे तो हम लोग पूरा एक क्या कहेंगे फिज़ाई कुर्रा एटमॉस्फेयर पढ़ चुके हैं, 9th क्लास का डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आपको आंसर इसका करने आना चाहिए। हमको पता ही है जो हमारा एटमॉस्फेयर है 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो हम एरोप्लेन्स हमारे जो उड़ते हुए नज़र आते हैं एक्चुअली वो कौन से परत में या फिर कौन से तह में उड़ते हैं। वो क्या वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ेंगे या मेसोस्फेयर में उड़ेंगे या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेंगे या फिर थर्मोस्फेयर में उड़ेंगे। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फियर। हम लोग स्ट्रेटोस्फियर के बारे में यानी कि हर एक के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल देख चुके हैं कि कहाँ से कहाँ तक कितनी मीटर तक कौन सी परत पाई जाती है, कौन से परत में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे क्या कहेंगे हवाई जहाज़ होंगे, एयरप्लेन्स होंगे, हमारे हेलीकॉप्टर्स होंगे, वो तमाम जो होंगे हमको स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिलेंगे। क्यों? एक रीज़न है वहाँ पर, क्योंकि बादल नहीं होते वहाँ पर। ट्रोपोस्फियर के ऊपरी हिस्से में बादल होते हैं, उसके ऊपर जब हम जाएंगे स्ट्रेटोस्फियर में तो वहाँ पे बादल की गैर मौजूदगी की वजह से जो रास्ता साफ़ होता है हमारे हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। जितने भी हमारे बादल होंगे, हमारा जो भी क्या कहेंगे हम लोग मौसम का जितना भी निज़ाम है वो हमारे ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। अगर हम मेसोस्फियर की बात करेंगे तो जो हिजरे साक़िब, सहाबे साक़िब जो आते हैं हम जिसको हम लोग हमारे शमसी निज़ाम में पढ़ेंगे वो जो है हमारे मेसोस्फीयर में आते हैं। थर्मोस्फीयर में आपको पता ही है आयांस वगैरह होते हैं। एक्सोस्फीयर सबसे आखिरी परत होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा, चूज द रॉन्ग पेयर, परसेंटेज ऑफ गैसेज इन दी ट्रोपोस्फीयर लेयर। यानी कि जो ट्रोपोस्फीयर की परत है हमको पता ही है गैसों का आमेज़ा है। वो जितने भी गैसेज हमको पता ही होते हैं जिसको हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, वो तमाम हमारे ट्रोपोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। तो एक हमको गलत पेड़ की निशानदेही करनी है ट्रोपोस्फीयर में मौजूद गैसों के ताल्लुक़ से। तो 75% ऑफ द प्लानट मास, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है भाई, जितना भी प्लानट मास होता है 75% जो होता है ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 78% नाइट्रोजन पाई जाती है इसमें। ऑप्शन नंबर सी 21% CO2 पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी 1% जो है भाई ऑर्गेन CO2 वाटर प्योर, ये तमाम मिलकर 1% बनाते हैं। चले बताइए रॉन्ग क्या हो जाएगा। आप लोग कई मरतबा जो है
गैसों का मिक्सचर पड़ चुके हैं। 100% में से कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट CO2 है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21% CO2। 21% CO2 नहीं पाई जाती बल्कि 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर आप देख सकते हैं तो अबाउट 70 to 80% जितना भी मास होगा हमारा टोटल एटमॉस्फेयर का, वो हमारे क्या कहेंगे ट्रोपोस्फेयर में पाया जाएगा। प्लस जो गैसेस होंगे उनमें से 78% नाइट्रोजन पाई जाएगी, 21% ऑक्सीजन पाई जाएगी, 0.3% से लेके 0.4% वाटर वेपर। ये भी इंपॉर्टेंट है। पानी के जो बुखारात है उसका फ़ीसद पूछ लेता तो 0.3 से लेकर 0.4 जो है पानी के बुखारात का फ़ीसद हो जाएगा। उसके अलावा 0.04% जो है भाई कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगर हम लोग ऑर्गेन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर देखेंगे तो ये तमाम जो है भाई दूसरे गैसेस मिलकर 1% जो है पूरे फ़िज़ाई कुर्रे की गैसों का परसेंटेज बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन विच लेयर आर सैटेलाइट्स एंड स्पेसशिप फाउंड्स। सैटेलाइट और खिलाई जहाज़ किस परत में पाए जाते हैं? ए एक्सोस्फीयर, बी मेसोस्फीयर, सी थर्मोस्फीयर और डी स्ट्रेटोस्फीयर। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। हमको पता ही है सैटेलाइट्स और जो खलाई जहाज़ होंगे जिसको हम लोग स्पेसशिप्स कहेंगे, ये हम कहाँ पर भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? तो जब आपको ये पता होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, जितने भी स्पेसशिप्स होते हैं, वो हमारे ज़मीन को क्या करते हैं भाई, खला के बाहर जाते हैं। ठीक है ना, खला के बाहर जाते हैं, हमारे ज़मीन का खाका बनाते हैं, या फिर दूसरे जितने भी ट्रांसमिशंस है, हमारा क्या कहेंगे हम लोग नेटवर्क्स होंगे, हमारा क्या कहेंगे रेडियो ट्रांसमिटिंग हो गया, हमारा क्या कहेंगे हम लोग TV ट्रांसमिटिंग हो गया, जितने भी ट्रांसमिशंस के काम होते हैं ये लोग करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो आखिरी परत होगी हमारी एक्सोस्फीयर, ये वहाँ पर हमको देखने मिलेंगे। या फिर कहाँ पर दागा जाता है तो हमको आखिरी एक्सोस्फीयर में दागा जाता है हमारे सैटेलाइट्स एंड खलाई जहाज़ को। अगर आप देख सकते हैं तो एक्सोस्फीयर में हमको सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे, हमको स्पेसशिप्स देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए पांचों परतों में कौन कौन से फिनोमिना हमको देखने मिलते हैं। बादल का जो फिनोमिना है वो हमको ट्रोपोस्फीयर में देखने मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर में हमको हॉट एयर बलून्स हो गए, या फिर हमको हवाई जहाज़ देखने मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारी क्या कहेंगे हम लोग ओजोन लेयर होती है ना, वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाई जाती है। मेसोस्फीयर में हमको मेटियोर्स देखने मिलेंगे, मेट्रोलॉजिकल रॉकेट्स देखने मिलेंगे, हिजर साकिब देखने मिलेंगे। ठीक है, थर्मोस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो है भाई हमको आयनिक सिस्टम मिलेगा, वहाँ पे आयन्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से उसको आयोनोस्फीयर भी कहता है, हम लोग देख चुके हैं। लास्ट जो परत है हमारी, इसके बारे में हमको सबसे कम नॉलेज है, वो है हमारी एक्सोस्फीयर, सबसे आखिरी परत है, और इसमें स्पेसशिप्स और सैटेलाइट जो है हमको देखने मिलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा, सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हवा की खसूसियात के हवाले से गलत जोड़ी का इंतखाब करें। ए प्रोड्यूसेस साउंड बांसुरी, बी एक्सर्ट प्रेशर वाइंड व्हील, सी ऑक्यूपाई स्पेस माउथ ऑर्गन, और डी हैज़ वेट बलून। यानी कि कुछ हमारे बुक में जो है हमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बात दिए गए हैं, जिससे हमको हमारे हवा में कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती है उसका पता लगाना है। तो हम क्या कहेंगे भाई, बांसुरी बजाकर ये बता सकते हैं कि हमारे जो हवा है वो आवाज़ पैदा करती है। वाइंड व्हील घुमाकर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारी हवा है वो दबाव डालती है। हम माउथ आर्गन प्ले करके ये बता सकते हैं कि जो हमारी हवा है वो क्या कहेंगे हम लोग स्पेस ऑक्यूपाई करती है। या फिर डी बलून में हवा फूंक कर उसको हम लोग उसका वज़न करके ये बता सकते हैं कि जो हमारी हवा है वो वज़न रखती है। तो कौन सा गलत है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्यूपाई स्पेस माउथ ऑर्गन। यानी कि माउथ ऑर्गन एक तरह का क्या कहेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग बजाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, वो ऑक्यूपाई स्पेस को नहीं बताएगा। ऑक्यूपाई स्पेस को कौन बताएगा? हम बलून के जरिए, अगर हम बलून में हवा को भरेंगे तो हमको उस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलेगा कि हवा जो है भाई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। इसके अलावा वज़न भी रखती है। इसके अलावा अगर हम बांसुरी और माउथ ऑर्गन की बात करेंगे तो ये हवा से चलने वाले क्या कहेंगे हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक मरतबा देख सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के लिए किए गए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, ताकि जो हमारी हवा है कौन कौन सी खसूसियत रखती है हमको उससे पता चले। और इसके अलावा जो वाइंड मिल्स घुमाए जाते हैं, या फिर जिससे हम लोग क्या कहेंगे हवाई क्या कहेंगे हम लोग हवा के ज़रिए जो है वाइंड मिल्स घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वो भी हवा की ही वजह से होता है, जिससे हवा क्या है दबाव डालती है, जिससे वो घूमने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा, रीजंस फॉर एयर टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हवा के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने की वजूहात क्या है? ए रोटेशन ऑफ, यानी कि हमारे क्या कहेंगे हम लोग हमारे ज़मीन की महवरी गर्दिश, यानी कि अपने महवर पर जो भी गर्दिश करती है उसको हम लोग रोटेशन कहेंगे। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि हमारे सूरज की तरफ जो हमारी मदारी गर्दिश करती है ज़मीन उसकी वजह से। या फिर ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि हमारे ज़मीन की क़ुव्वत सक़ल या फिर तजाज़ुबी क़ुव्वत उसकी वजह है। या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम जो है हमारे हवा की एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के वजूहात में आ जाएंगे। चलिए बताने की कोशिश करिए।
तो हमको पता ही है भाई, हवा एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के बहुत सारे रीज़न्स है। उसमें टेम्परेचर इश्यूज़ हो जाएंगे हमारे, उसके अलावा प्रेशर का फ़र्क हो जाएगा, उसके अलावा क्या कहेंगे हम लोग, ज़मीन का गर्म होना, ज़मीन का ठंडा होना इफेक्ट करेगा। उसके अलावा हमारा रोटेशन ऑफ, रेवोल्यूशन ऑफ और ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ये तीन भी हमारे हवा के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के वजूहात में आएंगे। हमको पता ही है दिन और रात कब बनते हैं, हमारे रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से दिन रात बनते हैं। मौसम कैसे बनते हैं, हमारे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से बनते हैं। यानी जब ज़मीन जब अपने महवर पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, 24 घंटे हमको पता ही है। जब वो सूरज के अतराफ मुकम्मल चक्कर लगाती है, 1 साल लगता है, तो उसमें हमको क्या कहेंगे, मौसम देखने मिलते हैं, मौसम बनते हैं। और ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ तो हर जगह मौजूद है, ये हमें क्या कहेंगी, बहुत ही क्या कहेंगे अहम रोल अदा करती है हमारे मौसमों के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में। ओके, इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चले आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। द सीजन्स अकर्स ड्यू टू द डैश ऑफ द अर्थ, यानी कि मौसम ज़मीन के डैश की वजह से बनते हैं या फिर होते हैं। ए रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि सूरज के अतराफ हमारे ज़मीन की मदारी गर्दिश। बी रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि हम ज़मीन के महवर पर उसकी महवरी गर्दिश। सी लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, यानी कि हमारे ज़मीन की जितने भी अर्ज़ बलद रहेंगे उनकी वजह से, या फिर लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ हमारे ज़मीन के तूले बलद की वजह से। चले बताइए कि जो हमारे मौसम्स बनते हैं, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बारिश, मौसम ख़ज़ा, ये जो बनते हैं मौसम्स, इनकी वजह क्या है भाई? क्यों हमारे पास साल भर बारिश नहीं होता, क्यों हमारे पास साल भर गर्मी नहीं होती? कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं हमारे पास, हमारी दुनिया में, जहाँ पर पूरे 1 साल या सालों साल वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, सालों साल वहाँ मौसम बारिश का होता है। ऐसा हमारे पास क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसकी मेन रीज़न जो है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो जाएगा, यानी कि जो हमारी ज़मीन है उसकी सूरज के अतराफ जो मदारी गर्दिश है, ये इसका मेन कॉज है भाई। हमको पता ही है जब जो हमारी ज़मीन है ख़ुद के महवर पर गर्दिश करती है तो 24 घंटे लगते हैं उसको, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। जिसमें क्या होता है, जो ज़मीन का हिस्सा सूरज की तरफ होगा उसमें दिन रहेगा, और जो उससे दूर रहेगा, तारीकी रहेगा, वहाँ पर रात होगी। ये तो सूरज की महवरी गर्दिश की वजह से होता है। लेकिन जो सीजन्स हमारे बनते हैं वो बनते हैं हमारे सूरज के अतराफ हमारी क्या कहेंगे हम लोग, मदारी गर्दिश की वजह से। आप लोग यहाँ पे देख सकती है भाई, सीजन्स चेंजेस ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ एंड रेवोल्यूशन अराउंड आवर सन। इम्पॉर्टेंट है। अगर जहाँ पर जैसे हमारी ज़मीन सूरज की तरफ गर्दिश करेगी, जब वो सूरज के सामने होगी तो वहाँ पर क्या कहेंगे भाई, समर रहेगा। ठीक है, दूसरे एरियाज़ में विंटर्स रहेंगे, फिर वहाँ पर ऐसे ही दूसरे क्या कहेंगे हम लोग, हमको सीजन्स देखने को मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा, रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द विंटर सीजन। हमारे मौसम सरमा के हवाले से गलत बयान की हमको निशानदेही करनी है। ऑप्शन नंबर ए, बटरफ्लाई सिट्स ऑन फ्लावर, यानी कि सरमा के मौसम में जितनी जो भी हमारी तितलियाँ होती है वो फूलों पर बैठती है। मैंगो ट्री स्टार्ट ब्लूमिंग, यानी कि जो हमारे आम के दरख्त होंगे भाई वो ब्लूम करना, यानी कि उनको क्या कहेंगे हम, फूलना, क्या कहेंगे हम लोग, ब्लूम करना, फूलना फलना वो शुरू करते हैं। सी नाइटिंगेल सिंग्स, यानी कि जो हमारी बुलबुल है वो सरमा के मौसम में गाती है। या फिर डी, पिकॉक डांसेस, यानी कि हमारे जो मोर है वो नाचते हैं हमारे सरमा के सीज़न में। तो गलत जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जी, पिकॉक डांसेस। क्यों? क्योंकि जो पिकॉक डांस करते हैं भाई ये कब करते हैं, ये बारिश के मौसम में करते हैं। अगर हम देखेंगे तो मौसम सरमा में मौसम सर्द होता है, हम देखते हैं कि सर्दी की वजह से खोपरे का तेल जम जाता है। इस मौसम में सूरज देर से तुलू होता है और जल्द गुरूब हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, हम मौसम सरमा में धूप में बैठना पसंद करते हैं। तमाम लोग इस मौसम में रंग बिरंगे स्वेटर्स, शॉल और चादर ओढ़ते हैं। गुरूब आफ्ताब के साथ ही लोग अपने घर में लौट जाते हैं। मौसम सरमा में धूप हमेशा बड़ा खुशगवार लगती है, पौधों पर तितलियाँ उड़ने लगती है। इस मौसम के बाद कोयल को कोक सुनाई देती है, आम के दरख्तों पर फूल निकल आते हैं और हर सौ फूल ही फूल नज़र आते हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह से माहौल बहुत खुशगवार और ख़ूबसूरत नज़र आता है। तो हमारे जो क्या कहेंगे हम लोग, जो टेक्स्ट बुक है हमारे, उसमें एक लेसन है हमारा, उसमें जो है भाई हमें ऑल सीजन्स के बारे में दिया गया है कि कौन से सीज़न में क्या होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, खुसूसियत बताए गए हैं, उसकी बिना पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा, विच रीजन रिसीव्स द मोर सनलाइट, कौन सा इलाका ज़्यादा सूरज की रोशनी हासिल करता है। ए, ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ख़त इस्तवा का इलाका। बी, पोलार रीजन, यानी कि ख़ुतबी इलाका। सी, टेम्परेट रीजन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे हम लोग, मोतदल इलाका। और डी, नन ऑफ द अबव। चले बताइए, हमारा जो भी इलाके हैं भाई, हमारे जो ज़मीन है
उसको हम लोग दुनिया है जो हमारी, उसको हम लोग कैटेगरीज कर दिए हैं। कुछ इलाके जो हैं भाई वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा रास्त तौर पर वहाँ पे पड़ती है, कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी बिल्कुल कम होती है। हम देख सकते हैं वहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ होता है। तो सूरज की रोशनी जो है तमाम ज़मीन पर यकसा नहीं होती। तो कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा हासिल होती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ख़त इस्तिवाई जो भी इलाके होंगे या फिर मुंतख़ हारा के जिसको हम इलाके कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। हमको पता ही है जो हमारा ज़मीनी ख़त है, जो हमारा अर्ज़ बलद है, जो इक्वेटर है 0 डिग्री, वो पूरे ज़मीन को हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो हम जैसा ही इक्वेटर से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ट्रॉपिकल जोन आ जाएगा, जहाँ पर सूरज की रोशनी की शिद्दत जो है सबसे ज़्यादा होगी। जैसे हम उसके आगे जाएंगे नॉर्थ और साउथ में, तो वहाँ पर टेम्परेट जोन या फिर हमारा मोतदिल इलाका हो जाएगा। वहाँ पर क्या है भाई, सूरज की जो रोशनी की हिद्दत है वो थोड़ा कम होगी, हमारे ट्रॉपिकल जोन से थोड़ा कम होगी। जैसे ही हम लोग क़ुतब की तरफ चले जाएंगे भाई, जैसे ही हम लोग शुमाली क़ुतब और जनूबी क़ुतब की तरफ चले जाएंगे, पोल्स की तरफ चले जाएंगे, वहाँ तो भाई जो हमारा सनलाइट है वो बहुत ही ना के बराबर जो है वहाँ पे उसकी रोशनी पड़ेगी, जिस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहेगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लीजिए कहाँ पर जो है हमारा सूरज कितनी ज़्यादा शुआओं का इखराज करता है या पड़ती है। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाय ब्लोइंग ऑफ एयर इनटू देम। मंदे झेल में से कौन सा साज इनमें से हवा फूंक कर बजाया जाता है भाई, बताइए। ए गिटार, बी पियानो, सी शहनाई या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। चले बताइए, ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाए भी होंगे, आपने देखे होंगे, जो कि हमारे हवा के ज़रिए चलते हैं भाई। जब उनके अंदर हवा फूकी जाती है तब वो क्या करते हैं, आवाज़ को पैदा करते हैं। यह हमारी आवाज़, हमारे हवा की खुसूसियत है कि भाई वो आवाज़ पैदा करती है। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें से, आप हमको बताना है। क्या वो गिटार हो जाएगा, क्या वो पियानो हो जाएगा, या वो शहनाई हो जाएगी, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? चले बताइए। चले तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। इम्पॉर्टेंट है ये, जो हमारा क्या कहेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, वो हम लोग किसके ज़रिए बजाते हैं भाई, तो हम लोग इसको हवा फूंक कर बजाते हैं। इसके अलावा माउथ ऑर्गन, शहनाई, उसके अलावा हमारी बांसुरी, ये ऐसे मौसीकी आलात है जिनको मुंह से हवा फूंकने पर आवाज़ पैदा होती है। फूंकी जाने वाली हवा की कमी व ज़्यादती से आवाज़ में फ़र्क होता है। नारियल के खौल और ग्लास के अंदर हवा भरी होती है, इसलिए झाड़ू की काड़ियों से बजाने पर इसमें आवाज़ पैदा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि आवाज़ पैदा करती है और जगह घेरती है। यहाँ पे हमारे हवा के खुसूसियात बयान की गई है। इंपॉर्टेंट क्या याद रखने की चीज़ें यहाँ पे, जो माउथ ऑर्गन है हमारा, जो शहनाई है और बांसुरी है, ये 3 ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे जो कि हमें हवा फूंकने पर आवाज़ पैदा करते हैं, या फिर उनका जो ज़रिया होगा आवाज़ पैदा करने का वो हवा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। हवा की खुसूसियत क्या है? एयर मेक्स द साउंड, यानी कि हमारी हवा जो है आवाज़ पैदा करती है। बी, एयर कैरीज द स्मेल एंड फ्रेग्रेंस, यानी कि जो हमारी हवा है वो खुशबुओं को जो है भाई कैरी करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। एयर हैज़ एनर्जीज़, यानी कि जो हमारी हवा है भाई उसके अंदर ताकत होती है, वो एनर्जी रखती है। या फिर ऑल ऑफ द अबव जो है हमारी हवा की खुसूसियत हो जाएंगे। चले बताएं, आपने ये जितनी भी खुसूसियात है अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको महसूस किया ही होगा कहीं ना कहीं पर। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी जो है भाई हमारी हवा की खुसूसियात हो जाएगी। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो जितने भी है भाई ये तमाम हमारे हवा के खुसूसियात में आएंगे, यानी कि हवा आवाज़ पैदा करेगी। इसकी एग्जांपल हम लोग बांसुरी देख लिए, माउथ ऑर्गन देख लिए, शहनाई देख लिए। अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं पर हम लोग कहीं पर बिरयानी बन रही है समझो आसपास पड़ोस में आपके, तो आपके घर में उसकी स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी हवा क्या करेगी, स्मेल्स और फ्रेग्रेंस को क्या है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करेगी। उसके अलावा एयर हैज़ एनर्जी, एयर जो है हमारे पास एनर्जी भी है। कैसे? हम लोग हमारे जितने भी वाइंड मिल्स है भाई उसको हम लोग हवा के ज़रिए ही घुमाते हैं। हवा जो है भाई वाइंड मिल्स के क्या कहेंगे हम लोग घुमाने का क्या कहेंगे सबब बनती है। इसके अलावा जो तूफ़ान आते हैं देखिए वो क्या करते हैं, चीज़ों को अपने साथ उड़ा के लेके जाते हैं। तूफ़ान नथिंग बट वो हवा का ही एक रूप है। तो हमारी हवा के अंदर एनर्जी होती है, वो साउंड पैदा करती है, वो जगह घेरती है, ठीक है ना, वो वेट रखती है, वो स्मेल्स को कैरी करती है। ये तमाम जो है हमारे हवा की क्या कहेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ या फिर खुसूसियात हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय यूजिंग द वाइंड एनर्जी। मदर झेल में से कौन सा हवा की तवन्नाई का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं? ए, पैराशूट, बी, पेपर फ्लावर, सी, बोथ, और डी, नन ऑफ द अबव। अब चले बताइए, हमको पता ही है हमारी जो हवा है वो ताकत रखती है, वो तवन्नाई को रखती है, तो उससे कुछ काम भी लेंगे ना भाई। तो इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर कौन सा ऐसी चीज़ है,
कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे हवा की मदद से या फिर हवा को इस्तेमाल करता हुए काम करता है? क्या वो पैराशूट है, क्या वो पेपर फ्लावर है, बोथ है या फिर नन है? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। यानी कि पैराशूट को आप लोग देखे होंगे, पैराशूट कैसे है भाई, ये हवा में ही क्या है भाई, उड़ता है। उसके अलावा पेपर फ्लावर जब हम बनाएंगे, जब बच्चे हम लोग छोटे थे पेपर फ्लावर बनाते थे और उसको हवा में जो है भाई उड़ाते थे। तो ये दो भी जो है हमारे हवा की तवानाई का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। हॉट एयर बलून्स है, पैराशूट है, ठीक है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग हवा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या है भाई हवा के अंदर तवानाई होती है, वो इसको उड़ा ले जाती है, ठीक है, या उसको घुमाती है। जो पैराशूट है भाई उसमें क्या किया जाता है, जब भी हम पैराशूट को बैठेंगे या फिर देखे होंगे तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो होता है भाई, जैसे ही हम उसके अंदर बैठते हैं तो हमारी ज़मीन क्या करती है, उसको नीचे की तरफ कशिश करती है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ तेज़ी से चला आता है। हमको पता ही है हमारी हवा जो है उसमें भी एक तरह की रगड़ होती है, एक ड्रैग होता है, वो क्या करती है भाई, उसको नीचे आने से रोकती है, ऊपर की जानिब पुश करती है। तो यही रीज़न है कि जो क़ुव्वत कशिश है उसके बरखिलाफ़ जो हवा का ड्रैग होता है वो पैराशूट को ऊपर की जानिब जो है ढकेलता है, जिसकी वजह से पैराशूट ऊपर की तरफ हरकत करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा, व्हेन डिड द टी सुनामी अकर्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडमान और निकोबार जज़ाइर में सुनामी कब वाक़ हुई है या फिर कब आई है? 1993 में आई है, बी 2001 में आई है, सी 2004 में आई है या फिर डी 1977 में आई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनामीज़ हो गए हमारे, अर्थक्वेक्स हो गए हमारे, सैलाब हो गए हमारे, तो इसकी डेट्स याद रखना ज़रूरी है कि कहाँ पर जो है सैलाब आया था, कौन से साल आया था, कहाँ पर अर्थक्वेक आया था, कौन से साल आया था, वो एरिया का नाम भी हमको याद रखना है। जैसे कि हमारे पास क्या कहेंगे हम लोग, हमारे पास यहाँ पर लातूर में आया था, उसकी डेट याद रखनी है हमको। उसके अलावा गुजरात में भुज के मुकाम पर आया था, वो याद रखनी है। क्या करेंगे, हमारे रायलसीमा के मुकाम पर आया था, वो याद रखनी है। तो कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है। उसी तरह अंडमान और निकोबार जज़ाइर पे भी सुनामी आई थी, यहाँ पर कब आई थी हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2004। जो हमारा अंडमान और निकोबार एक आइलैंड है हमारा, ठीक है, जो हमारे यूनियन टेरिटरी के तहत आता है, वहाँ पर जो है साल 2004 में जो है भाई पेश आया थी सुनामी। कई अफराद मारे गए, लेकिन उस इलाके में रहने वाले बाज़ कबायली लोग समंदर के पीछे चले जाने पर और परिंदों की अजीब और गरीब आवाज़ को सुनकर और इसके ज़रिए आने वाली आफत का अंदाज़ा लगाया और फ़ौरन उस इलाके को छोड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। तो यहाँ पे बताई जा रही है 2004 में आया, लेकिन वहाँ के जो लोग कबायली लोग वहाँ रहा करते थे भाई, उनका सेंस इतना पावरफुल था कि वहाँ पर जो चरिंद परिंद, वहाँ पर जो जानवर, वो लोग जानवर थे भाई, कहा जाता है कि जानवरों को कोई भी जो भी आफत आने वाली है उसका पता होता है, वो उसको सेंस कर लेते हैं। तो वहाँ पर जानवरों की अजीब व गरीब हरकत की वजह से आवाज़ें सुनकर वहाँ के लोग समझ गए थे कि कुछ होने वाला है। इस तरह वो वहाँ से जो है रफू चक्कर हो गए, उस तरह अपनी जान वो लोग बचा लिए। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर इज़ डिज़ाइंड बाय द साइंटिस्ट। आज़म तरीन और अक़ल तरीन तपिश पैमा ईजाद करने वाला साइंसदान कौन है? ए पास्कल, बी साइंटिस्टिक्स, सी थॉमस अल्वा एडिसन और डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो चले बताने की कोशिश करिए। एक तरह का थर्मामीटर है जिसका नाम है MMT, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर। इसको बनाने वाला साइंसदान कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे फिजिकल साइंस से रिलेटेड में आ जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चले बताने की कोशिश करिए, ऑर्डर आउट करिए भाई। आप लोगों को थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पता ही होगा, इन्होंने क्या किया है। ठीक है, पास्कल तो दबाव के लिए जाने जाते, प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साइंटिस्ट 6 जो है उन्होंने जो है MMT यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर जो आला है उसको बनाया है। 6 नामी साइंसदान ने आज़म तरीन, अक़ल तरीन तपिश पैमा को ईजाद किया है। इसकी मदद से किसी मुकाम की आज़म तरीन और अक़ल तरीन तपिश की पैमाइश की जा सकती है। इसको MMT तपिश पैमा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, MMT का फुल फॉर्म कभी कभार पूछ लेता हमको। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर है, बनाने वाले हमारे 6 नामी साइंसदान। इसका नाम ही बता रहा है हमको कि किसी जगह की हमको अगर मिनिमम या फिर अक़ल तरीन और मैक्सिमम यानी कि आज़म तरीन अगर हमको तपिश मालूम करनी है तो ये एक ही आले के ज़रिए हम लोग ये दो चीज़ें भी पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आला है भाई ये हमारे अल्कोहल और मर्क्यूरी बेस पे ऊपर वर्क करता है। आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, इनकरेक्ट अबाउट दिस 6 थर्मामीटर। जो 6 का थर्मामीटर है जो इसने बनाया है उससे रिलेटेड हमको गलत बयान की या फिर गलत जोड़ी की निशानदही करनी है। ए सिलिंड्रिकल बल्ब, ए कंटेंट अल्कोहल, यानी कि यहाँ पे हमको जोड़ी बताई गई है कि वो जो थर्मामीटर है भाई एक तरह का जो आला है उसमें एक सिलिंड्रिकल बल्ब है, क्या उसके अंदर अल्कोहल भरा गया है? बी यू शेप ट्यूब,
में मर्क्यूरी रखा गया है? क्या यू शेप का जो ट्यूब है उस आले में क्या उसमें मर्क्यूरी होता है? सी स्पेरिकल बल्ब, बी कंटेंट वैक्यूम, या फिर जो स्पेरिकल बल्ब बी होता है उसके अंदर उसमें वैक्यूम होता है, या फिर ऑल ऑफ द वो जो है इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे। कोई भी यहाँ पे गलत जोड़ी नहीं है, तमाम की तमाम सही है। चले बताइए। इन्होंने भाई हमारे टेक्स्ट बुक में पूरा उसका एक क्या कहेंगे हम लोग आला व थर्मामीटर का स्केच दिया गया है कि कौन से उसका डायग्राम दिया गया है और उसके अंदर पार्ट्स में कौन सी चीज़ में क्या पाया जाता है हमको बताया गया है। तो ऑल आर करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। अगर हम लोग थर्मामीटर देखेंगे आप तक देख सकते हैं भाई इसमें क्या पाया जाता है, ये मर्क्यूरी और अल्कोहल दोनों को मिलाकर बनता है। क्यों? क्योंकि जो मर्क्यूरी होती है वो वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट रखती है और जो हमारा क्या कहेंगे अल्कोहल होता है वो वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसी वजह से ये दोनों का इस्तेमाल करके मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तरह की तपिश को हम लोग मालूम कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो सिलेंड्रिकल बल्ब जो ए है भाई, ये जो फर्स्ट नज़र आया हमको मिनिमम वाला, इसमें अल्कोहल होता है। और जो हमको क्या कहेंगे हम लोग स्काई ब्लू कलर में जो युग शक्ल की जो नली नज़र आ रही है उसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ होता है, ओके ना। और ऊपर जो हमको स्फेरिकल बल्ब बी नज़र आ रहा है उसके अंदर वैक्यूम होता है, हवा भरी हुई होती है। इस तरह इन्होंने क्या कहेंगे इस बल्ब को, क्या कहेंगे बल्ब कह रही हूँ, इस थर्मामीटर को ईजाद किया है जहाँ से हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तपिश को मालूम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा, बारिश के बाद अक्सर देहातों में किसान बारिश की मकदार का अंदाज़ा मिट्टी की नमी को देखकर लगा लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है? फार्मर्स एस्टिमेटेड द रेनफॉल बेस्ड ऑन द विटनेस ऑफ द सोल आफ्टर रेन, दे कॉल्ड इट एज अ ह्यूमिडिटी, या फिर जिसको हम लोग क्या कहेंगे ह्यूमिडिटी को, जिसको हम रुतूबत कहते हैं, ठीक है ना, या उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, या फिर उसको पादुनु कहा जाता है, या फिर रैडर कहा जाता है, या फिर नन ऑफ दी अबो कहा जाता है। चले बताइए। अक्सर जो किसान होते हैं वो बारिश का अंदाज़ा मिट्टी की नमी को देखकर लगाते हैं, यानी कि मिट्टी कितनी नम है, कितना उसके अंदर पानी है, कितनी वो गीली है, वो देख कर क्या है वो पता लगाते हैं कि जो हमारे बारिश हुई है वो कितनी हुई है, उसकी मकदार का पता लगाते हैं। तो उसको ये लोग कौन सा टर्म दिए, किस नाम से वो लोग जानते हैं? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पादुनु। इंपॉर्टेंट है। ये जो पादुनु या फिर पादुनु है ये जो है भाई किसानों के ज़रिए अंदाज़न लगाया जाता है, ये कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, ओके ना। अक्सर जो है भाई बारिश के बाद अक्सर देहातों में किसान ज़मीन की नमी की बुनियाद पर बारिश की मकदार का अंदाज़ा लगाते हैं, जिसे वो लोग पदनु कहते हैं। ये क़यास करते हैं कि बारिश की ये मकदार ज़राती सरगर्मियों जैसे कि हल जोतने के लिए काफ़ी होगी। ये पैमाइश सिर्फ अंदाज़न होती है। क्या करते हैं वो लोग, उनको पता ही है भाई बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो वो लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चर ज़राअत करते हैं, फसलें उगाते हैं। तो वो लोग बस मिट्टी को देखकर ये पैमाइश कर लेते हैं या क़यास लगाते हैं कि भाई इतनी बारिश हुई है, क्या ये बारिश काफ़ी होगी हमारे हल जोतने के लिए, दीगर जो हमारे ज़राती काम होंगे वो करने के लिए। इस तरह वो मिट्टी की नमी को देखकर ही भाई अंदाज़ा लगा लेते हैं, जिसको वो लोग पदनु नाम से क्या कहेंगे जाना जाता है जिसको। ओके, आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा, रेनफॉल इज़ मेजर्ड विथ, बारिश की जो पैमाइश है किस में की जाती है? अब वो लोग तो बस क़यास कर रहे थे, वो कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं था कि बारिश कितनी हुई है। अब हम लोगों को एक्यूरेटली जो है भाई हमको बारिश की पैमाइश करनी है कि हमको बताना है कि बारिश एक्चुअल हुई कितनी, हमको उसकी पैमाइश जो है एक्यूरेटली करनी है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं? ए यूडोमीटर, बी पल्विनोमीटर, सी ओम्ब्रोमीटर और डी ऑल ऑफ दी अबो। चले बताइए। जो रेनफॉल है या जो फिर बारिश की मकदार की पैमाइश है वो कौन से आले के ज़रिए हम कर सकते हैं या फिर देखे जाए तो की जाती है? हम तो करेंगे नहीं भाई, जो भी डिपार्टमेंट करेगा जिसके ये ज़िम्मे है वो लोग कौन से आले का इस्तेमाल करके करते हैं। चले बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। ये जितने भी हम लोग आलात देख रहे हैं तमाम के तमाम रेन गेज है। रेन गेज यानी कि जो रेन की जो हमारे बारिश की पैमाइश करते हैं उसको हम लोग रेन गेज या फिर रेन के आलात कहेंगे। माहिर मौसमियात बारिश की पैमाइश के लिए रेन गेज या फिर 12 पैमा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग यूडोमीटर के नाम से जानते हैं या फिर पल्विनोमीटर के नाम से जानते हैं या फिर ऑर्थ्रोमीटर। कहीं पर ऑर्थ्रोमीटर देकर है, कहीं पर जो है ओम्ब्रोमीटर देकर है। तो ओम्ब्रोमीटर हो या फिर ऑर्थ्रोमीटर हो या फिर पल्विनोमीटर हो या फिर यूडोमीटर हो या फिर रेन गेज हो, यह तमाम की तमाम जो है हमारे बारिश की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात हैं। इंपॉर्टेंट है। इनकी मदद से बारिश की पैमाइश इंतहाई दुरुस्तगी के साथ की जाती है। बारिश की पैमाइश हमको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में ज़ाहिर करती है। इंपॉर्टेंट है। बारिश की पैमाइश हम किस में करते हैं, उसका यूनिट्स क्या है? तो इकाई है हमारी सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। देही इलाकों में हर वक्त बारिश होने पर लोग जश्न मनाते हैं, जिसको हम लोग क्रॉप फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ है। क्रॉप फेस्टिवल जो है भाई मनाते हैं देहातों में, अलग अलग क्रॉप फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिकॉर्ड्स टू द वाइंड, हवा के हवाले से गलत बयान तलाश करें।
ए मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड, यानी कि जो चलती हुई हवा है उसको हम लोग फिज़ा या फिर वाइंड के नाम से जानते हैं। पी वी यूज्ड बारोमीटर टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वाइंड, यानी कि जो हमारी हवा है उसकी सिमत और उसकी रफ्तार को मालूम करने के लिए हम लोग बारोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सी मॉइस्चर फाउंड इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी कि जो हमारा हवा है उसके अंदर जो भी नमी पाई जाती है उसको हम लोग रुतूबत या फिर ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। और डी द ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर, यानी कि जो हमारी हवा में मौजूद जो ह्यूमिडिटी है उसको हम लोग हाइग्रोमीटर के ज़रिए जो है भाई पैमाइश करते हैं। तो गलत बयान पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। हम लोग बारोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है। बारोमीटर तो हमको दबाव मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाइंड ऑफ स्पीड मालूम करने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको घुमा के पूछ लेता। बारोमीटर और एनीमोमीटर दोनों में फ़र्क है। हम अगर वाइंड स्पीड मालूम करनी है हमको हवा की, अगर हमको सिमत मालूम करनी है, हवा की रफ्तार मालूम करने की हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बारोमीटर का। बारोमीटर का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब हमको फ़िज़ा के दबाव को, प्रेशर को मालूम करना हो तो हम लोग बारोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी के तीन भी जो है बयान सही हो जाएंगे भाई। मूविंग एयर को हम लोग वाइंड्स कहेंगे, और हम लोग अगर हम लोग मॉइस्चर हमारे हवा में जो पाया जाता है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी या फिर क्या कहेंगे, हम लोग रुतूबत के नाम से जानते हैं। और रुतूबत की पैमाइश जो है किससे की जाती है, तो हाइग्रोमीटर के ज़रिए की जाती है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ ये रहा। द वेदर कंडीशंस अकरिंग इन एन एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ डैश टाइम इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया, यानी कि किसी इलाके में डैश वक्त की मुद्दत तक मौसमी हालात को इस इलाके की आबो हवा कहा जाता है। यानी कि कोई एक इलाका है भाई, वहाँ पर कितने साल तक के पीरियड में अगर क्या कहेंगे मौसमी हालात यकसा हैं तो वो उतने साल में वो जो है भाई वो हालात को उस इलाके की आबो हवा जो है भाई क्या कहेगा कहा जाता है या फिर माना जाता है। ठीक है, अब अलग अलग जगह पर जो है भाई मौसम बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्थ तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो है भाई सर्द होता है बहुत, वहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग बर्फ़ गिरते हैं वहाँ पे, कश्मीर में हमारे पास। तो कितने साल तक वहाँ पे बर्फ़ गिरेगा तो वहाँ के आबो हवा में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जवाब भाई हमारा 25 साल। किसी भी इलाके में अगर 25 साल तक जो है भाई 25 साल की मुद्दत तक मौसमी हालात एक जैसे हैं तो वहाँ उसको हम लोग उसकी आबोहवा कहेंगे। किसी इलाके में तवील अरसा यानी कि तकरीबन 20 साल तक वक़ू पजीर मौसमी हालात को इस इलाके की आबोहवा कहते हैं। तवील अरसे तक यानी गुज़िश्ता 25 सालों के दौरान किसी इलाके की तपिश, बारिश, रुतूबत और तेज़ हवा की रफ्तार वगैरह जैसे मौसमी हालात का बरकरार रहना इस इलाके की आबोहवा को ज़ाहिर करता है। अगर किसी इलाके की तपिश साल भर मुसलसल ज़्यादा दर्ज की गई है तो कह सकते हैं कि उस इलाके की आबोहवा गर्म होती है। ठीक है, लॉजिकली बात है भाई ये। अगर हम लोग कश्मीर जाएंगे तो हम लोग साल भर क्या भाई कई सालों तक भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ की आबोहवा जो है ठंड ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है भाई बर्फ़ गिरती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वहाँ की जो आबोहवा है वो ठंडी होती है। उसी तरह जितने भी 25 साल तक वहाँ का जो भी जाए वक़ू रहेगा, वहाँ का हालात रहेंगे, उस हिसाब से वहाँ की आबोहवा को कंसिडर किया जाता है। चलें आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ ये रहा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMD? IMD का फुल फॉर्म क्या है भाई? ए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बी इंडियन मानसून डिपार्टमेंट, सी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर डी इंडियन मेटाफिजिकल डिपार्टमेंट। चले बताइए कौन सा जवाब हो जाएगा IMD का। अगर हम देखेंगे तो हम जिस ताल्लुक़ से या फिर जिस टॉपिक का पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग उस टॉपिक पर गौर करेंगे तो हम इसका आसानी से जवाब कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, मौसमी हालात के बारे में पढ़ रहे हैं, मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ सीजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट है जो IMD है या फिर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमारे मुल्क के जितने भी हम लोगों के मौसमी क्या कहेंगे हम लोग अपडेट्स हमको देना है वो यही देते हैं। हमारे मुल्क की आबो हवा का मुतालिया IMG यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात करता है। हम जान चुके हैं कि किसी इलाके में तवील मुद्दत तक वक़्त पज़ीर मौसमी हालात उस इलाके की आबो हवा कहते हैं, यानी कि 25 साल तक के। ओके ना, मसलन जून। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लास्ट TRD का क्वेश्चन है, उसमें आपको जोड़ मिलाइए के तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनाया था कि हमारे जो शहर बेंगलुरु है वहाँ का मौसम जो है मुतदिल होता है, हमारा जो कोलकाता है वहाँ में जो है भाई मौसम मरतूब होता है। जून के महीने की बात की जा रही है। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ के इलाका जो है जून के मौसम में गर्म और खुश्क होता है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पे जून का मौसम में सर्द होता है। अगर हम साहिरी केरला की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है भाई बारिश होती है। तो यहाँ से एग्जैक्टली ऐसे ही जो है भाई हम लोगों को जोड़ मिलाइए की शक्ल में क्वेश्चन बनाया गया था। तो क्वेश्चन कहीं से भी किस तरह भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक बार लेसन को पढ़िए। चलें आगे बढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ ये रहा। फाइंड द करेक्ट पेयर।
इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, बी गैस स्टोव कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सी सोलार हीटर कन्वर्ट सोलार एनर्जी टू हीट एनर्जी। चले बताइए। कन्वर्शन की बात कर रही है हमारे तवन्नाई की। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर होगा यानी कि जो हमारा क्या कहेंगे बरक़ी हीटर होगा, क्या वो केमिकल एनर्जी को हमारी क्या कहेंगे हरारती एनर्जी में कन्वर्ट करता है? जो हमारा गैस स्टोव है वो हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर जो हमारा सोलार हीटर है वो हमारे सूरज की गर्मी को क्या कहेंगे हम हरारती तवन्नाई में तब्दील करता है। चले बताइए, सही जवाब बताना है हमको। तो ए और सी सही हो जाएंगे भाई। जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर होगा या फिर जो बरक़ी हीटर होगा उसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं, वो क्या करता है जो कीमियाई तवन्नाई होती है उसको हरारी तवन्नाई में क्या है कन्वर्ट करके हमको जो है पानी गर्म करके देता है। उसके बाद जो है सोलार हीटर जो है या फिर सूरज की रोशनी से काम करने वाला हीटर वो क्या करता है सूरज की रोशनी को हरारी तवन्नाई में जो है भाई कन्वर्ट करके देता है। और गैस स्टोव जो है भाई उसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं, हमको पता ही है, मीथेन वगैरह या फिर प्रोपेन वगैरह जितने भी जो भी होते हैं केमिकल्स वो क्या करते हैं भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं बनाते। हमको पता होना चाहिए हम गैस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हरारत के लिए करते हैं। हमारे जितनी भी चीज़ें हैं भाई वो गर्म हरारत की वजह से पकती है। तो जो हमारा गैस स्टोव हो गया वो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, समझ में आ गया ये। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा, मौसम सरमा में हवाई तपिश डैश होने पर हमें सर्दी महसूस होती है। इन विंटर्स व्हेन द एयर टेम्परेचर इज डैश देन वी फील कोल्ड। ए 20 सेंटीग्रेड टू 25 सेंटीग्रेड, बी 15 सेंटीग्रेड टू 20 सेंटीग्रेड, सी 10 सेंटीग्रेड टू 20 सेंटीग्रेड, और डी 20 सेंटीग्रेड टू 30 सेंटीग्रेड। चले बताने की कोशिश करिए कि जब हमको सर्दी महसूस हो रही है, आपको पता ही है नॉर्मली जो है भाई सर्दी महसूस होने के लिए हमारा इम्पॉर्टेंट जो है भाई हवा रोल प्ले अदा करती है। अगर ठंडी हवाएं चलेंगी तो हमारा मौसम जो होगा ठंडा होगा, हमें सर्दी महसूस होगी। अगर गर्म हवाएं चलेंगी तो हमको गर्मी महसूस होगी, ठीक है ना। तो हवा का जो क्या कहेंगे हम लोग टेम्परेचर है या फिर हवा की जो तपिश है वो कितनी होगी तो हमको पता चलेगा कि हमको सर्दी महसूस हो रही है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 15 टू 20 सेंटीग्रेड। यानी कि जब हवा का जो टेम्परेचर है वो अगर 15 से लेके 20 तक हो गया है तब हमको क्या है भाई सर्दी महसूस होने लगती है, हमको सर्दी महसूस होती है। विंटर सीजन में देखेंगे हम लोग तो सडन से जो मौसम चेंज होता है भाई कन्वर्ट होता है हमारे क्या कहेंगे हम लोग बारिश रुक जाती है, बारिश के बाद जो है भाई हमारा टेम्परेचर होता है दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। और जब वो 15 टू 20 सेंटीग्रेड तक आ जाएगा तब हमको सर्दी महसूस होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी हवा है भाई वो ठंडी हो जाएगी और हमको हवा ही महसूस होती है, तो हमको हवा की वजह से जो है भाई सर्दी महसूस होगी। इंपॉर्टेंट है कितना 15 टू 20 सेंटीग्रेड इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? चले आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ रैडर। रैडर है RADAR। इसका फुल फॉर्म बताना है हमने कि रैडर को क्या कहेंगे हम लोग। ए रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, बी रेडियो डिटेक्शन रैंगिंग, सी रेडियो डिटेक्शन एंड रिकवरिंग, और डी रिसोर्स डायरेक्शन एंड रैंगिंग। चले बताने की कोशिश करिए कि ये जो रैडर है एक्चुअल में ये है क्या कहेंगे हम लोग रैडर को। तो रैडर भी हमारे जो मेट्रोलॉजिकल हम लोग फिनोमिना देखे थे, जितना भी मौसमी हालात से रिलेटेड हम लोग देखे हैं, तो उसमें रैडर जो है एक तरह का उसका भी एक रोल रहेगा। क्या रोल है हम लोग देखेंगे। तो रैडर का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई रैडर को, तो कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ये एक तरह का आला है रैडर जिसको हम लोग रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है भाई, ये हेल्प्स टू नेविगेट शिप्स इन फॉग एंड एयरप्लेन्स इन बैड वेदर। यानी कि जब भी मौसम ख़राब होगा तो हमारे जो भी क्या कहेंगे जहाज़ होंगे पानी में या फिर हवा में मौजूद हमारे जो एयरप्लेन्स होंगे ना, इसको नेविगेट करेगा वो, इनको क्या करेगा रास्ता बताएगा, ठीक है ना। रैडर कैन डिटेक्ट अ स्पीडिंग कार एंड ट्रैक अ सैटेलाइट। ये क्या कर सकता है, हमारे जो सैटेलाइट्स होंगे उसको ट्रैक कर सकता है, कहाँ तक है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना। एक कार की स्पीड को ये बता सकता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर मेट्रोलॉजिस्ट रैडर कैन डिटेक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। स्पेशली अगर हम देखेंगे तो हमारे माहिर मौसमियात के लिए जितने भी तरह के फिनोमिनन्स होते हैं मौसम के लिहाज से तमाम को जो है रैडर डिटेक्ट कर सकता है, बता सकता है उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है रैडर हमारा। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, द कंपोनेंट्स ऑफ वेदर आर।
हमारे मौसम के अज्जा क्या है? ए रेनफॉल या फिर बारिश, बी टेम्परेचर या फिर तपिश, सी ह्यूमिडिटी एंड वाइंड स्पीड यानी कि रुतूबत और हवा की रफ्तार, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए कि जो मौसम है हमारा वो एक क्या कहेंगे, कोई एक जुज़ से मिलकर तो बना हुआ होगा नहीं, बहुत सारे अज्जा का क्या कहेंगे हम लोग मिक्सचर होगा। वो बहुत सारे अज्जा मिलकर जो है भाई हमारा मौसम बनाते हैं, हमारा वेदर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है भाई हमारे वेदर के कंपोनेंट्स में आ जाएंगी? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव जो है हमारे मौसम के अज्जा हो जाएंगे, ठीक है ना। रेनफॉल बोलो आप लोग, टेम्परेचर बोलो, ह्यूमिडिटी है, वाइंड स्पीड है। देर आर मेन 6 कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ वेदर। दे आर टेम्परेचर यानी कि तपिश, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि फ़िज़ाई दबाव, वाइंड यानी कि हवा, ह्यूमिडिटी यानी कि रुतूबत, प्रेसिपिटेशन यानी कि रसूब, तरसीब एंड देन क्लाउडीनेस यानी कि बादलों का फॉर्मेशन। टुगेदर दीज कंपोनेंट्स डिस्क्राइब्स द वेदर एट एनी गिवन टाइम। ओके, ये तमाम चीज़ें जो होगी हमारे वेदर का जो है भाई अज्जा हो जाएंगे तमाम की तमाम। प्रेसिपिटेशन कई तरह का होता है, एक तो बारिश की शक्ल में होता है, एक तो ओले की शक्ल में होता है, इस तरह शबनम की शक्ल में होता है। ओके ना, हम लोग ऑलरेडी ये डिटेल में देख चुके हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एयर। हवा के ताल्लुक से हमको गलत बयान की निशानदही करनी है, गलत चुनना है। ओके, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारा हवा है वो तमाम तरफ जो है दबाव डालती है, कोई एक डायरेक्शन में नहीं डालती बल्कि ऑल डायरेक्शन में डालेगी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, एयर फ्लोज फ्रॉम लोअर प्रेशर रीजन्स टू हायर प्रेशर रीजन, यानी कि जो हमारी हवा है वो कम दबाव वाले इलाके से ज़्यादा दबाव वाले इलाके में बहती है। सी ऑन हीटिंग द एयर एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जब हम लोग हवा को गर्म करेंगे, जब वो गर्म होगी तो वो एक्सपैंड होगी और ज़्यादा जगह को घेरेगी। और डी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लेस डेंसर एंड लाइटर। कोई भी चीज़ जब वो चीज़ ज़्यादा जगह लेती है तो वो कम कसीफ और हल्की हो जाती है। तो गलत बयान है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एयर फ्लोज फ्रॉम लोअर प्रेशर रीजन टू हायर प्रेशर रीजन। ये चीज़ जो है गलत है, क्योंकि जो हमारा हवा का दबाव है वो कैसा होता है, वो कहाँ सफ़र करती है, तो ये ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ सफ़र करती है। हमेशा याद रखें, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होगी वो चीज़ क्या करेगी, जहाँ पर जो चीज़ें कम होगी वहाँ पर जाने की कोशिश करेगी। इम्पॉर्टेंट है। बाकी 3 भी जो हो जाएंगे या करेक्ट हो जाएंगे। भाई हवा का जो दबाव डालने का तरीक़ा है वो चारों तरफ से होता है, कोई एक तरफ से वो नहीं डालती, चारों तरफ से हवा दबाव डालती है। जब हम लोग हवा को गर्म करते हैं भाई तो वो क्या होती है हमको पता ही है, जब हमारा क्या कहेंगे हम लोग इवेपोरेशन होता है, जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। और जो भी चीज़ ज़्यादा जगह घेरती है भाई वो लेस डेंस होती है और वो लाइट होती है, यानी कि वो हल्की होती है। इंपॉर्टेंट है ये तमाम चीज़ें, कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता, तमाम जो है चीज़ें अच्छे से उसको ज़हनशीन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा, हवा का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने की वजह किसके दर्जे हरारत में पाए जाने वाला फ़र्क है। द रीज़न फॉर मूविंग एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द डैश। ए सूरज के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, बी अर्थ के टेम्परेचर डिफरेंशन की वजह से, सी वाटर के क्या कहेंगे हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सूरज, ज़मीन और पानी, ये तमाम में जो भी इनके जो टेम्परेचर या फिर इनके तपिश में जो भी फ़र्क पाया जा रहा है उसकी वजह से जो है भाई हवा एक जगह से दूसरी जगह हरकत करेगी। चले बताइए, तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। हमको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे हम लोग, हमारे पास जितने भी फिनोमिनन्स होते हैं वेदर के उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हमको पता ही है एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पूरे क्या कहेंगे सोलर सिस्टम में, वो है हमारा सन। तो हमारा सन जब सूरज की रोशनी देगा तो जब हमारी ज़मीन है वो जल्दी गर्म होगी, हमारा जो पानी है वो लेट गर्म होगा। ओके ना, तो जो जहाँ पर भी हमारा क्या कहेंगे हम लोग गर्मी होगी वहाँ पर जो है हवा के दबाव में कमी वाक़ई होगी। तो जहाँ पर ज़्यादा दबाव वाले हवा होगी वो कम दबाव वाले इलाके की तरफ हरकत करेगी। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह जो एक जगह से दूसरी जगह जो हरकत होगी हवा की वो किसकी वजह से होगी, तो अर्थ
सन एंड वाटर के जो डिफरेंस टेम्परेचर होगा उसकी वजह से होगी, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे, हमारे उसी से रिलेटेड एक सवाल है हमारा। समंदर की बनिस्बत ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, इसीलिए ज़मीन पर दबाव कम होता है और समंदरी हवाएं तेज़ी से ज़मीन की जानिब हरकत करने लगती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन समझिए क्या बता रहा भाई। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे सी से, तो हमारा जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है। जल्दी गर्म हो रही मतलब वहाँ की हवा जो हो रही है भाई हल्की होकर ऊपर उठ जा रही है, यानी कि वहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि जो हमारे समंदर में प्रेशर ज़्यादा होता है ना, वहाँ की हवा क्या करती है, कम प्रेशर वाले जगह पे क्या होती है, मुंतकिल हो जाती है। इसको हम लोग किस नाम से जाते हैं बताना है। ए डे टाइम लैंड ब्रीज, बी नाइट टाइम लैंड ब्रीज, सी डे टाइम सी ब्रीज या फिर डी नाइट टाइम सी ब्रीज। चले बताइए, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डे टाइम सी ब्रीज। क्यों कह रहे हैं इसको डे टाइम सी ब्रीज? क्योंकि जब कहेंगे हम लोग, जब डे होता है भाई, तो सूरज की जो रोशनी होती है वो सूरज क्या करता है, लैंड और पानी दोनों को गर्म करता है। लेकिन अगर हम दोनों के कंपेयर करेंगे तो हमारी जो लैंड होगा, जो हमारी ज़मीन होगी, वो जल्दी क्या होगी, गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ के हवा में क्या होगा, दबाव में कमी वाक़ई होगी। जैसे ही वहाँ के दबाव में कमी वाक़ई होगी, जो हमारे कोल्ड सी यानी कि जो समंदर में ठंडी हवाएं हैं ना, वो उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगी, वहाँ आ जाएगी। ये होता है दिन के टाइम पे। किसकी वजह से होता है? सी ब्रीज की वजह से होता है। इसके हम लोग उसको डे टाइम सी ब्रीज कहेंगे। इसका अपोजिट नाइट के टाइम में होता है। नाइट में क्या होता है भाई, सूरज नहीं होता। जिस तरह हमारा क्या कहेंगे हम लोग, ज़मीन जितना जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और हमारा समंदर क्या करता है भाई, ठंडा होने में वक्त लेता है, जिसकी वजह से क्या होता, ज़मीन जो गर्म है, ज़मीन तो ठंडी हो गई, वहाँ की हवा फिर क्या करती है, जहाँ पे गर्म है, जो हमारा समंदर गर्म है, वहाँ की हवा को ऑक्यूपाई कर लेती है। यानी कि दिन के टाइम पे समंदर की हवा ज़मीन की तरफ चलती, और रात के वक्त क्या होता है, ज़मीन की हवा समंदर की तरफ चलती है। दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना याद रखने के लिए। चले आगे बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा, कौन से महीनों में हवा मुखालिफ सिमत यानी कि ज़मीन से समंदर की जानिब चलती है? इन विच मंथ डज द वाइंड ब्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द लैंड टू द सी? ए जून टू सितंबर, बी दिसंबर टू मार्च, सी नवंबर टू दिसंबर या फिर डी मार्च टू जुलाई। चले बताइए, अब ये अलग डायरेक्शन क्यों बोल रहा है भाई? जनरली अगर हम देखेंगे तो हम अभी बताएं कि जो हमारा समंदर होता है वो गर्म होने में वक्त लेता है और ठंडा होने में भी वक्त लेता है। तो यूजुअली क्या होता है, समंदर के ऊपर हमारा इवेपोरेशन होता है, तो वहाँ का जो क्या कहेंगे हवा होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, देखिए आप लोग, मौसम गर्मा में दिन के औकात ख़त इस्तिवा के आसपास की ज़मीन जल्द गर्म हो जाती है, इसलिए ज़मीन पर मौजूद हवा गर्म होकर ऊपर की जानिब उठती है, जिसकी वजह से समंदरी हवाएं जो होती है ज़मीन की जानिब हरकत करती है। इन्हें मानसूनी हवाएं कहा जाता है। यह आमतौर पर माह जून ता सितंबर तक चलती है। दिसंबर ता मार्च हवाएं मुखालिफ सिमत में हरकत करती है। हवा ज़मीन समंदर की सिमत हरकत करती है, चूँकि समंदर आहिस्ता से ठंडा होता है। यही वजह है भाई। ख़त इस्तिवा के क्या बोलते हैं, ख़त इस्तिवा के आसपास देखेंगे हम तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता, इसलिए समंदर से हवाएं ज़मीन की तरफ चलती। लेकिन होता क्या, दिसंबर से मार्च के बीच में हमारी ज़मीन जो है जल्दी ठंडी हो जाती, लेकिन हमारा समंदर जल्दी ठंडा नहीं होता। अब क्या हो रहा, समंदर के पास हवा में कमी वाक़ई हो रही दबाव में, तो हमारी ज़मीन की हवाएं क्या करती है, फिर समंदर की जानिब हरकत करती है। कुछ नहीं है, बस हमको गर्म होने और ठंडा होने में प्रेशर का क्या रोल है वो देखना है खाली। जहाँ पे गर्म होगी हवाएं वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे ठंडी होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? चलें आगे बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा, तूफ़ान को किन मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है? बाय व्हाट डिफरेंट नेम्स इज स्टॉर्म नोन? ए ह्यूरिकेन्स, बी टाइफून, सी बोथ या फिर डी नन ऑफ दी अबो। चले बताइए, जो तूफ़ान आते हैं या जो तूफ़ान टकराते हैं मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ जगहों पर, तो मुख्तलिफ ममालिक में उनके मुख्तलिफ नेम होते हैं, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है भाई हमारे तूफ़ान का नाम हो जाएगा, हमको बताना है। तो बोथ जो हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। कुछ मुकामात पर हम लोग तूफ़ान को या स्टॉर्म्स को या फिर साइक्लोन के नाम से जानते हैं। कुछ ममालिक में या फिर कुछ मकामात पर इसको यूरिकेन्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ममालिक में इसको टाइफून के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मुख्तलिफ ममालिक हो गए, जापान, चाइना, अलग अलग मकामात पर हमारे स्टॉर्म्स या फिर साइक्लोन्स के मुख्तलिफ नेम दिए गए हैं। तो ये तीन भी हमारे तूफ़ान के नेम ही हो जाएंगे भाई। साइक्लोन्स हो गया, यूरिकेन्स हो गया या फिर टाइफून हो गया, ये तीन भी हमारे तूफ़ान के ही मुख्तलिफ नाम हो जाएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, अच्छे से इसको देख लीजिए आप लोग एक मरतबा।
ओके ना। और इम्पॉर्टेंट है रिसेंट जो तूफ़ान जहाँ पर आए हैं वो हमारे करंट अफेयर्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ तूफ़ान को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये रहा, हाइला एंड बुलबुल आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। हाइला और बुलबुल किस चीज़ की मिसालें हैं? क्या वो अर्थक्वेक या फिर ज़लज़ले हैं? क्या वो सुनामी है? या फिर वो साइक्लोन्स या तूफ़ान है? या फिर फ्लड या फिर सैलाब है? चले बताइए, हाइला और बुलबुल जो है किसके नेम्स हो जाएंगे भाई? मुख्तलिफ जो भी क्या कहेंगे हम लोग नेचुरल फिनोमिनॉन्स होते हैं उनको कुछ नेम्स दिए जाते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे कि मुख्तलिफ सुनामी है, तो जो सुनामी जिस ममालिक में आती है उस ममालिक के लोग उसको कुछ नेम्स देते हैं। तो इसी तरह हाइला और बुलबुल भी किस चीज़ के मिसालें हैं हमको बताना है। ये भी कोई एक चीज़ के नेम्स हो जाएंगे जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ या फिर जहाँ पर वो क्या कहे वाक़े हुए हैं वहाँ के कंट्रीज उसको नेम देते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे साइक्लोन्स के नेम, तूफ़ान के नेम। इंपॉर्टेंट है, हाइला और बुलबुल नथिंग बट ये क्या है, ये हमारे तूफ़ानों के नेम हैं। ज़मीन पर चलने वाली तेज़ हवाओं को तूफ़ान कहते हैं हम लोग। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग उसे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, जैसे कि साइक्लोन, हेरिकेन्स, टाइफून्स वगैरह। तूफ़ान जैसे कि हाइला और बुलबुल किस तरह आते हैं, आइए ज़ेल के मशगले के ज़रिए मालूम करेंगे। तो मशगला दिया गया है बच्चों को बताने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये याद रखनी है कि मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ क्या कहेंगे तूफ़ानों को पुकारा जाता है। कहीं पर इसको साइक्लोन्स कहा जाता है, कहीं पे हेरिकेन्स कहा जाता है, कहीं पे टाइफून्स कहा जाता है। इसके अलावा जो हाइला और बुलबुल है ये भी हमारे तूफ़ान को ही नेम्स दिए गए हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अक़साम के तूफ़ान आते हैं, हर साल अक्सर होते हैं, उनको मुख्तलिफ़ अक़साम के नेम्स दिए जाते हैं। तो रिसेंटली जो भी आए हैं वो तमाम हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये रहा, आमतौर पर तूफ़ान इन महीनों में आते हैं। साइक्लोन्स यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग दीज मंथ्स। ए मई टू जून, बी अक्टूबर टू नवंबर, सी बोथ और डी नन। चले बताइए कि जो तूफ़ान यूजुअली आते हैं कॉमनली वो कौन से महीनों में हमको नज़र आते हैं। साल तमाम तो तूफ़ान नहीं आएंगे भाई, क्योंकि तूफ़ान आने के भी कुछ वजूहात हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह हमारे मौसम बदलते रहते हैं उसी तरह तूफ़ान आने के भी कुछ वजूहात हैं। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है भाई, कॉज एंड इफेक्ट। तो कोई कॉजेज़ है हमारे तूफ़ान आने के भी, तो उसको हर महीने तो तूफ़ान नहीं आते हैं। तो किन महीने में तूफ़ान देखते हैं हम लोग, तो हमको यूजुअली जो तूफ़ान है हमको बहुत करेक्ट हो जाएगा मई टू जून के महीने में, यानी मई ता जून के महीने में और अक्टूबर से नवंबर के महीने में। ये महीनों में हमको जो है भाई तूफ़ान देखने को मिलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। आम लफ्ज़ तूफ़ान से आप लोग लफ्ज़ तूफ़ान से वाकिफ़ होंगे। आम तौर पर मई जून या फिर अक्टूबर टू नवंबर के महीनों में जो है भाई अखबारात और टेलीविज़न पर हम इससे मुताल्लिक़ ख़बरें देखते हैं और पढ़ते रहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि आम तौर पर जो होता है भाई मई से जून में जो होता है गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। कई मुकामात पर जो है भाई क्या कहेंगे हम लोग दबाव में कभी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, यानी कि हवा गर्म होकर ऊपर उड़ गई, यानी कि उस मुकाम पर प्रेशर कम हो गया, दबाव कम हो गया। दबाव अक्सर जो होते हैं दबाव में कमी की वजह से ही तूफ़ान आते हैं। नवंबर के महीनों में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या होता है, वहाँ पर भी सडन जो होता है हमारा माहौल चेंज हो जाता है, आबो हवा चेंज होती है, उसी वजह से जो है भाई तूफ़ान आते हैं मई ता जून और अक्टूबर ता नवंबर, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये रहा, फैक्टर्स दैट कॉजेज द साइक्लोन्स। वो अवामिल जो तूफ़ान का सबब बनते हैं। ए वाइंड स्पीड यानी कि हवा की जो रफ्तार है वो, बी वाइंड डायरेक्शन या फिर जो हवा की सिमत है वो, सी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी यानी कि दर्जे हरारत और रुतूबत, और डी ऑल ऑफ दी अबव। चले बताइए कि जो तूफ़ान आते हैं उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, तो इनमें से जो है कौन से उसके सबब या फिर वजूहात हो जाएंगे हमारे तूफ़ान आने के। अभी देखिए हम लोग तूफ़ान के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भाई। यूजुअली देखेंगे तो कम दबाव के सबब जो है भाई तूफ़ान आते हैं। उसके अलावा तूफ़ान पे जो फैक्टर्स या फिर जो उसके कॉजेज़ होंगे ये ऑल ऑफ दी अबव इसके अंदर आ जाएंगे भाई। यानी कि हवा की रफ्तार भी मैटर करती है तूफ़ान आने में, क्योंकि हमको पता ही है तूफ़ान जब आते हैं तो उसकी हवा की रफ्तार क्या है, बहुत ही ज़्यादा होती है। आकर वो सेकेंड्स में जो है भाई उड़ाकर सारी चीज़ों को लेकर चले जाते हैं, ठीक है ना। वाइंड डायरेक्शन, हवा की सिमत किधर है भाई, क्या वो हम कहेंगे समंदर से हमारे ज़मीन की तरफ है या फिर ज़मीन से समंदर की तरफ है। ये भी ये चीज़ मैटर करती है कि हवा जो है भाई किस तरफ चल रही है, किस सिमत में चल रही है। सी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, दर्जे हरारत और रुतूबत, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दर्जे हरारत और प्रेशर, टेम्परेचर और
प्रेशर, ये दो चीज़ें ऐसे हैं दुनिया भर में जो मुख्तलिफ़ चीज़ों का सबब बनते हैं, ठीक है ना। बारिश का सबब ले लो आप लोग, तूफ़ानों का सबब ले लो आप लोग, सैलाब का सबब ले लो आप लोग। टेम्परेचर और प्रेशर ही जो है भाई कीड़ों लगा करते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस तरह जो है भाई एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये रहा, व्हाट कॉजेज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मुंतक़े हारा के तूफ़ानों की वजह क्या है। दी स्ट्रॉन्ग एयर प्रेशर, यानी कि हवा का बहुत ही ताकतवर दबाव। बी द एनर्जी ऑफ द ओशियन वेव्स, यानी कि जो हमारे समंदरी लहरें हैं उनसे जो तवन्नाई पैदा होगी वो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि मुंतक़े हारा के जो इलाके हैं वहाँ के तूफ़ान का सबब बनते हैं। या फिर द सन्स एनर्जी, या हमारी जो सूरज की तवन्नाई है वो हमारे मुंतक़े हारा में तूफ़ान का वजह बनते हैं। या फिर डी द एनर्जी ऑफ वाइंड, यानी कि जो हवा की हमारी तवन्नाई है वो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का वजह बनते हैं। चले बताने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ट्रॉपिकल एरियाज़ जो मुंतक़े हारा के इलाके हैं किस चीज़ के लिए फ़ेमस है भाई, वो धूप के लिए फ़ेमस है, ठीक है ना। जो मुंतक़े हारा के इलाके हो जाएंगे वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कौन से इलाके हैं भाई ये, तो जो हमारा ख़त्े इस्तिवा होगा उससे जब हम शुमाल की तरफ जाएंगे ऊपर और जब हम नीचे की तरफ जुनूब की तरफ आएंगे तो वो जो एरिया हो जाएगा हमारा ख़त्े इस्तिवा के आसपास का, सामने और पीछे का, उस एरिया को हम लोग मुंतक़े हारा या फिर ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा होती है। जो सूरज की रोशनी होती है सबसे ज़्यादा इन इलाकों में होती है। इसी वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। वजह क्या है, वहाँ पे सूरज की रोशनी, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है यानी कि वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की हवा क्या होगी भाई, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी, जिसकी वजह से आसपास जो दूसरे मुकामात की क्या होगी, क्या कहेंगे, ठंडी हवा होगी, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। इस वजह से क्या होगा, साइक्लोन्स फॉर्मेशन होगा ट्रॉपिकल एरियाज़ में। समझ गए, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, मद्दे झेल में से किन सूरतों में तफ़ख़ीर का अमल वाक़ होता है। पहले तफ़ख़ीर क्या है आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। हम लोग तफ़ख़ीर या फिर इवेपोरेशन कहते किसको, तब आप इसका आंसर कर सकते हैं भाई। तफ़ख़ीर किसे कहते हैं हम लोग, जब हमारा पानी है भाई वो बहुत ज़्यादा हरारत की वजह से गैस की शक्ल में उड़ जाता है, ठीक है ना, वाटर वेप्योर बन के उड़ जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग इवेपोरेशन कहेंगे। तो वो कौन सी चीज़ में होगा भाई, कन्वर्शन ऑफ वेप्योर्स इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि जो हमारे पानी के बुखारात है वो पानी में बन जाना जब हम लोग इवेपोरेशन होगा। या फिर ड्राइंग वेट क्लोथ्स, यानी कि जो हमारे कपड़े जब सूखेंगे जब इवेपोरेशन होगा। या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर जो लिक्विड बनेगी तब होगा। या फिर कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू गैस, यानी कि जब हमारा ठोस गैस बनेगा तब होगा। तो भाई ऑब्वियसली बात है भाई, हमको इवेपोरेशन का मतलब ही ये है कि जो भी हमारा पानी है, जो भी नमी है, वो भाप बन के या फिर गैस की शक्ल में उड़ जाना। तो ये कब होता है भाई, जब हम लोग कपड़ों को सुखाते हैं। जब हम सूरज की रोशनी में कपड़ों को सुखाते हैं तो पानी कहाँ जाता है भाई, पानी क्या होता है, इवेपोरेट होके उड़ जाता है। जो भी हमारे कपड़े गीले होते हैं उसमें क्या है भाई, उसमें पानी ही तो मौजूद है। जब हम लोग इसको सूरज की धूप में रखेंगे तो सूरज क्या करेगा, सूरज की हरारत की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो जो पानी होगा वो गैस की शक्ल में उड़ जाएगा। इससे हमारे कपड़े जो होंगे सूख जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके ना। ड्राइंग क्लोथ्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन आवर डेली लाइफ। ओके, चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये रहा, ऑन व्हाट फैक्टर्स दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स, जो हमारा पानी के बुखारात बनने का जो अमल है भाई उसकी शिराक किन अवामिल पर मुनहसिर होती है, यानी कि उसका रेट है भाई। अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, इवेपोरेशन कम होगा तो उसकी वजह क्या है भाई। तो उसके कौन से अवामिल पर ये डिपेंड करेगा। ए, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि जो पानी है उसका जो तपिश होगी उस पर डिपेंड करेगा। बी, एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज टू हीट, यानी कि जो भी हमारे लिक्विड है उसका एरिया जो है भाई, कितना एरिया, जो कितना रकबा जो है वो हीट के क्या कहेंगे तमास में होगा। सी, वाइंड आना चाहिए, ओके, वाइंड ब्लोइंग ओवर द लिक्विड, यानी कि जो हमारा पानी है या फिर कोई भी लिक्विड है, हमारा सयाल है, उसके ऊपर जो हवा वाइंड ब्लोइंग कर रही है, यानी कि ऊपर जो हवा चल रही है उसकी वजह से होगा। तो ये ऑल ऑफ दी वो जो हो जाएंगे हमारे इवेपोरेशन के फैक्टर्स हो जाएंगे, जिस पे हमारा इवेपोरेशन क्या होगा भाई, क्या डिपेंड करेगा। अगर हम देखेंगे कोई भी चीज़ के लिक्विड का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा जो है भाई तपिश बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारा इवेपोरेशन का अमल भी बढ़ेगा, पानी के बुखारात बनने का अमल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पानी का एरिया हीट से आएगा, मतलब कि
कितना एरिया को भाई हीट मिल रही है, जितनी ज़्यादा एरिया को हीट मिलेगी उतना ज़्यादा वो एरिया क्या करेगा, भाप बन जाएगा, ठीक है। या फिर वाइंड ब्लोइंग ओवर द लिक्विड, जब हमारा क्या कहेंगे, जब गर्म हवाएं हमारे लिक्विड के ऊपर को छूते हुए निकलेगी भाई, तो ऑब्वियसली बात है जब गर्म हवाएं लगेगी तो टेम्परेचर चेंज होगा, हमारे लिक्विड का भी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, वो भी इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा। तो ये ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, हमारे फैक्टर जो डिपेंड करते हैं हमारे इवेपोरेशन के रेट को। चलें आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये रहा, कौन सा महकमा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी करता है? विच डिपार्टमेंट इशूज द पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट? ए ह्यूमन वेलफेयर डिपार्टमेंट, बी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, या फिर डी अंडर पोल्यूशन डिपार्टमेंट। चलिए बताने की कोशिश करिए। ये जो हम आ गए हैं लेसन हमारे नॉट फॉर ड्रिंकिंग एंड नॉट फॉर ब्रीदिंग, वो लेसन में आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है भाई एक तरह की स्टोरी दी गई है कि किस तरह जो है भाई एक लड़का और उसके क्या कहेंगे फादर को पकड़ लिया जाता है, इस वजह से कि उनके पास देखते हैं कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट है वो उनकी गाड़ी के लिए है या नहीं। तो ये पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा डिपार्टमेंट महकमा जो है वो जारी करता है? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। जो हमारा हमलो नकल का जो डिपार्टमेंट या महकमा हो जाएगा वो जो है भाई करेगा इशू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एपी। यहाँ पे ये दिया गया है, ये किसका है भाई ये? तो ये हमारे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। इसकी जो वैलिडिटी हो जाएगी वो 6 मंथ की हो जाएगी, ओके ना, इस सर्टिफिकेट की। और ये किसके लिए होता है? तो 2 व्हीलर्स के लिए होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें याद रखिए, ये 2 व्हीलर्स के लिए और 3 व्हीलर्स के लिए होता है, 4 स्ट्रोक के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 6 मंथ की होती है। इसको कौन इशू करता है? तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है इसको इशू करता है। इंपॉर्टेंट है ये सर्टिफिकेट। क्या है भाई, क्यों दिया जाता है कि भाई वो उनकी जो गाड़ी है वो कितना जो है भाई पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, वो उनको बताना होता है। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ये रहा, मरकज़ी क़ानून बराए मोटर गाड़ियाँ कब बनाया गया? When was the Central Motor Vehicle Act made? A 1989 1989, B 1988 1988, C 1990 या फिर 1990, और डी 1987 या फिर 1987। चले बताइए, बात की जा रही है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की। एक तो है भाई मोटर व्हीकल एक्ट और दूसरा है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट। तो हमको ये बताना है कि जो सेंट्रल या फिर मरकज़ी तौर पर जो मोटर गाड़ियों के लिए क़ानून बनाया गया था वो किस साल जो है भाई बनाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर ए 1989, 1989 ईस्वी में जो है भाई मरकज़ी क़ानून बराए मोटर गाड़ियाँ जो है वो बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। धुआं, हवाई फ़िज़ाई आलूदगी की अहम वजह है। मोटर गाड़ियों से मुताल्लिक़ जो क़ानून है वो 1988 में आया, ठीक है ना। अगर हम मरकज़ी क़ानून बराए मोटर गाड़ियाँ की बात करेंगे तो वो 1991 में आया है। उसकी रोज से धुएं का अखराज, उसके हदूद मुतय्यन किए गए हैं। वो तमाम मोटर गाड़ियाँ जो 1 साल या उससे ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल में होती है, ऐसी गाड़ियों के लिए अखराजी टेस्ट के तहत हर 6 माह बाद पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का हासिल करना ज़रूरी होता है। इंपॉर्टेंट है, हर 6 महीने में किया जाता है ये, ओके ना। अगर हम लोग देखेंगे तो कब आया मोटर व्हीकल एक्ट? 1988 में आया। अगर हम सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की बात करेंगे तो ये 1989 में आया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये रहा, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। दर्ज झेल में से गलत बयान का इंतखाब करें। कम्बशन ऑफ फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, यानी कि जो भी एहतराक़ ईंधन है और जितने भी हमारे सनती ऑपरेशंस होंगे वो हमारे इब्तदाई आलूदकार का सबब होंगे या फिर इब्तदाई आलूदकार में आएंगे। बी द पोल्यूटेंट प्रोड्यूस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब जो भी प्राइमरी हम लोग पोल्यूटेंट देखें उनके काम करने से, उनके रिएक्शन से जो भी दूसरे पोल्यूटेंट क्या होंगे भाई पैदा होंगे उसको हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहेंगे। सी एसिड रेन, फॉर्मल्डिहाइड, ओजोन एक्सेट्रा आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, यानी कि जो भी हमारी तेज़ाबी बारिश है, फॉर्मल्डिहाइड है, ओजोन है, ये तमाम जो है भाई इब्तदाई आलूदकार में आएंगे। हमको गलत बयान की निशानदही करनी है तो सी ही गलत हो जाएगा। एसिड रेन, फॉर्मल्डिहाइड, ओजोन एक्सेट्रा ये तमाम जो है भाई प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स नहीं है, बल्कि ये हमारे क्या कहेंगे हम लोग सेकेंडरी यानी कि सानवी आलूदकार हो जाएंगे। आप लोग देखिए कि हम जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हवाई आलूदकार इंसानी और फितरी अमल की वजह से पैदा होते हैं। आलूदकार 2 किस्म के होते हैं, इब्तदाई और सानवी आलूदकार।
आलूदकार को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला, इब्तदाई आलूदकार जो ईंधन और सनतों के काम के बदौलत एहतराक की वजह से पैदा होते हैं, और दूसरे सानवी आलूदकार जो हवा में इब्तदाई आलूदकार के रद्द अमल की वजह से पैदा होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेज़ाबी बारिश कब बनती है भाई? जब हमारे क्या कहेंगे हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारे सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे, तो प्राइमरी कौन हो जाएंगे यहाँ पे? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। उनके सबब जो है एसिड बारिश हो रही है, यहाँ पर तेज़ाबी बारिश हो रही है। तो तेज़ाबी बारिश क्या हो जाएगी? हमारी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है इस तरह। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये रहा, चूज द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। दर्ज झेल में से सही जोड़ का इंतखाब करें। फॉरेस्ट फायर, कार्बन पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारे जंगलों में जो आग लगती है भाई, उसके सबब जो है कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं या फिर पैदा होते हैं, जो कि हमारे क्या कहेंगे, हमारे पोल्यूशन का सबब बनते हैं, एयर पोल्यूशन का। बी, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स अमोनिया प्रोड्यूस, यानी कि जितने भी हमारे क्या कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो तहलील होते हैं, तो उसकी वजह से अमोनिया जो है भाई वो फॉर्म होती है, जो कि एक आलूदकार है। सी, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट द बॉटम ऑफ द एयर मीथेन इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि पानी के अंदर या फिर पानी की निचली सतह में जब ऑर्गेनिक मैटर्स तहलील होते हैं तो मीथेन पैदा होती है। तमाम की तमाम करेक्ट हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट है भाई, इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास फॉरेस्ट फायर होगा, देखिए हम लोग फितरी सरगर्मियाँ है या कुदरती सरगर्मियाँ है जो कि हमारे एयर पोल्यूशन का बाज़ बनेगी, तो जंगल की आग के सबब जो है कार्बन के ज़र्रात या फिर राख का अखराज हवा में होता है, जिसकी वजह से हवा आलूदा हो जाती है। आतिशफिशा फटने से मुख्तलिफ गैसों का अखराज होता है जो कुर्रे हवाई में होता है भाई। नामियाती अशया के सड़ने और गलने की वजह से अमोनिया गैस खारिज होकर हवा में शामिल हो जाती है। पानी के नीचे मौजूद नामियाती अशया के सड़ने और गलने से मीथेन गैस आज़ाद होती है, जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती है। ठीक है, पौधों के जरिए आज़ाद किए गए जीरे दाने हवा में उड़ते हैं, जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल चीज़ें बताई गई है। मैन मेड तो पता ही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारा, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे फॉरेस्ट को जलाना काटना, ये तो हमारे मैन मेड हो जाएंगे। फितरी बात की जा रही है भाई, फितरी तौर पर भी जो है भाई पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, उसके वजूहात अभी हम लोग देख चुके हैं, एक बार अच्छे से उसको याद कर लीजिए। ओके, चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये रहा, व्हाट आर सीमेंट इंडस्ट्री नॉट लोकेटेड, वेयर आर सीमेंट इंडस्ट्रीज नॉट लोकेटेड, जो सीमेंट की सनत है वो कहाँ नहीं है? ए, नलगोंडा में वाक़ई नहीं है वो। बी, तांडोर में वाक़ई नहीं है। सी, विकाराबाद में वाक़ई नहीं है। या फिर डी, रामागुंडम में वाक़ई नहीं है। तो हमारे टेक्स्ट बुक में भाई कुछ सीमेंट्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, कुछ हमारे क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया, कुछ पावर प्लांट्स की बात की गई है। तो हमको ये बताना है कि इनमें से कहाँ पर जो है हमारी सीमेंट की सनत मौजूद नहीं है, वो पूछा जा रहा है हमको, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रामागुंडम, ठीक है। जो रामागुंडम हमारा क्या कहेंगे एरिया है, इलाका है, वहाँ पर सीमेंट की सनत नहीं है। तो कहाँ पर है भाई सीमेंट की सनतें? ज़िला नलगोंडा और तांडूर के मेलाचेरू और माथमपल्ली और ज़िला विकाराबाद के करनाकोट में वाक़ है। ग्रानाइट की सनतें ज़्यादातर फ़िज़ाई आलूदगी वाले इलाके में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रानाइट के ज़रात, सीमेंट के ज़रात और चूने का पाउडर जो है हवा में शामिल होकर हवा को आलूदा कर रहा है। ज़िले पेद्दापल्ली के रामागुंडम और जम्मम और ज़िला खम्मम के पलोचा में वाक़ थर्मल पावर प्लांट हवा में राख, सल्फर डाइऑक्साइड और तापकारी मादे शामिल कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ ये हो रही है, सीमेंट की सनतें कहाँ पर है? तो नलगोंडा में, तांडूर में और विकाराबाद में है। और हमारे पावर प्लांट्स कहाँ पर है भाई? थर्मल पावर प्लांट्स, तो ये रामागुंडम और खम्मम में वाक़ है। ये डिटेल दिया गया है कि किस तरह ये चीज़ें जो है सनतें हैं वो किस तरह हमारे हवा को आलूदा कर रही है। आप लोग एक मरतबा डिटेल अच्छे से देख लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये रहा, न्यूक्लियाई तवानाई के पिघलने का वाक़या कहाँ पर वाक़ हुआ? वे डिड द न्यूक्लियर मेल्टडाउन अकर? ए, चेरनोबिल अमेरिका। बी, चेरनोबिल रशिया। सी, चेरनोबिल कनाडा। और डी, चेरनोबिल इंग्लैंड। तो चले बताइए, एक बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग दर्दनाक और ख़तरनाक वाक़या जो है भाई वाक़ हुआ था, न्यूक्लियर तवानाई के पिघलने का वाक़या। उसकी वजह से उस इलाक़े के या फिर उस मुल्क के बहुत सारे लोगों की जो है भाई जान गई है। उसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम की जितने भी जानदार थे, इंसान कह लो आप लोग, मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर कह लो, क्या कहेंगे हम लोग कुत्ते कह लो, बिल्लियाँ कह लो या फिर मछलियाँ कह लो, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे उनको क्या कहेंगे नुकसान पहुँचा था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो चेरनोबिल के पिघलने का वाक़या जो है भाई रशिया में हुआ था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियाई तवानाई के पिघलने का वाक़या रूस रशिया में चेरनोबिल के मुकाम में 1986 ईस्वी में पेश आया। इस वाक़ये के बाद धमाके के साथ आग लगने के अलावा
ताबकार बादल भी तैयार हुए थे जो ताबकार कीमियाई मादों पर मुश्तमिल थे। इस तबाही के दौरान खारिज होने वाली ताबकार अशिया के ज़रिए सैकड़ों हलाक हो गए थे और तकरीबन 5 मिलियन बाशिंदे मुतासिर हुए। ताबकार खुसूसियत के हामिल बादलों के बनने के सबब तकरीबन क्या कहेंगे हम लोग 12,50,000 किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल खेत इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे और इन ताबकार बादलों से जंगल के इलाके को भी नुकसान पहुंचा। इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था? चेरनोबिल में हुआ था, रशिया में 1986 में। ओके, इम्पॉर्टेंट है, डेट्स याद रखिए, कहाँ पर हुआ था वो मुकाम याद रखिए। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये रहा सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके सोर्सेज क्या है भाई? ये कहाँ से हमको, या फिर ये एक तरह का क्या कहेंगे हम लोग आलूदकार है। स्पेशली जो हमारा ओजोन लेयर है ना उसके अंदर डिप्लेशन आ रहा है, उसके अंदर जो सुराख हो गया है उसका जो मेन रीज़न है वो हमारा सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ठीक है, तो ये हमको कहाँ से हासिल होता है या फिर किसकी सबब जो है ये हमको तैयार होता है बताना है। ए एरोजोल स्प्रेस, बी फ्यूल ऑफ व्हीकल, सी फॉरेस्ट फायर या फिर डी फॉग ऑफ इंडस्ट्री। चले बताइए, एरोजोल स्प्रेस में या फिर हम जो व्हीकल्स में तेल का इस्तेमाल करते हैं, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो, या फिर क्या कहेंगे जंगलों में आग के लगने से, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से जो भी फॉग खारिज होता है उसकी वजह से। तो जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए एरोजोल स्प्रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है भाई इसके अहम अगर मैं देखूँगी सोर्सेज के बारे में तो एक तो हो जाएगा हमारा एरोजोल स्प्रे। उसके अलावा हमारा जो फ्रिज है भाई रेफ्रिजरेटर, उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ज़्यादा अखराज होता है। उसके अलावा जो एयर कंडीशनर है हमारा, जो एसीज़ हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक मेजर क्या कहेंगे सोर्स है हमारा क्या कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बनने का। ये एक ऐसा मादा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या करता है भाई, जो हमारा ओजोन लेयर है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि हमको यूवी रेडिएशन से बचाती है, उसके जो कहेंगे हम लोग वहाँ पे मिलकर क्या करता है वो, हमको पता ही है जो ओजोन लेयर है वो O3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो वहाँ जाकर उसको तहलील कर देता है, वो O2 में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर की जो मोटाई है भाई वो कम हो रही है और उसमें सुराख पैदा हो रहा है। इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये रहा चूज़ द इनकरेक्ट पेयर, गलत जोड़ी का इंतखाब करें। बायोमास क्लोरीनेशन लीड्स टू क्लोरीन प्रोड्यूशन, यानी कि जो हमारा बायोमास का डिक्लोरीनेशन होगा, यानी कि जो हमारा हयाती कमित है उसका जब हम लोग डिक्लोरीनेशन करेंगे तो हमको क्लोरीन जो है भाई वो हासिल होगा। बी इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि जो ईंधन है भाई अगर वो पूरी तरह से क्या है भाई जला नहीं, इनकम्प्लीट जला है, वो आधा अधूरा जला है, तब हमारा CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है भाई वो क्या होगा प्रोड्यूस्ड होगा। या फिर प्रिपरेशन ऑफ पेपर वुड, यानी कि जब हम लोग लकड़ी के गूदे की तैयारी करते हैं तो वहाँ से हमको H2S जो है भाई वो तैयार होगा। या फिर A एंड C जो हो जाएंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। इनकरेक्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पे ओनली B इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन किस तरह हासिल हो रहा है भाई हमको, तो समंदरी नमक की पैदावार से क्लोरीन को दूर करने का अमल, डिक्लोरीनेशन, हयाती कमियत का जलना, ओके, कागज़ गूदा, कागज़ तैयार करना वगैरह, ये तमाम से क्लोरीन हासिल हो रहा है हमको। इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा CPM SPM कहाँ से हासिल हो रहा है? SPM का फुल फॉर्म पूछ लेता कभी कभी, तो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर्स है, ये कहाँ से हासिल हो रहा है? इसकी डिटेल्स दी गई है, ऑटोमोबाइल से हो रहा है, ठीक है, कारखानों से हो रहा है, इस तरह जो है भाई बहुत सारे डिटेल्स दिए गई है। NO किस तरह हासिल हो रहा है, यानी कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट आलूदकार है भाई वो आलूदकार जो है कौन से कैटेगरीज में आएंगे और कौन से क्या कहेंगे आलूदकार का सबब क्या है भाई, कॉजेज़ क्या है, वो यहाँ पे हमको टेबल में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट टेबल है ये, एक अच्छी से एक मरतबा ये टेबल को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर हम 44 की तरफ। ये रहा एग्जाम्पल ऑफ आना है वहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ क्लीन एंड अनपल्यूटेड फ्यूल, यानी कि साफ और गैर क्या कहेंगे हम लोग उसको, गैर आलूदा जो हमारा ईंधन है उसकी मिसालें क्या है? क्या वो SPM है, क्या वो LPG है, क्या वो CNG है, या फिर B एंड C दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अनपल्यूटेड और क्लीन की बात की जा रही है, यानी कि नेचर फ्रेंडली, ग्रीन पावर, ठीक है,
ऐसे भी आज हम लोग अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि सांस लेना जो है दुश्वार हो चुका है। तो आजकल जो है भाई हम लोग हयाती ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एलपीजी एंड सीएनजी। दोनों में क्या फ़र्क है भाई, दोनों का क्या मतलब है याद कर लीजिए। कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेता। एलपीजी का फुल फॉर्म है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ द लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस और ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल। ये हमारे लिए क्या है भाई, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। उसके बाद सीएनजी है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट एंड नॉन टॉक्सिक गैस। द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज मीथेन। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है सीएनजी और एलपीजी से रिलेटेड, दो भी अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, और सीएनजी में जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन वाज द भोपाल ट्रेजेडी अकर्ड, यानी कि भोपाल का जो सान्या हुआ था वो कब हुआ था। आप लोगों को सबको पता होगा भाई, भोपाल में एक गैस रिलीज़ होने की वजह से बहुत क्या कहेंगे एक दर्दनाक हादसा पेश आया था। तो वो किस साल पेश आया था हमको बताना है। क्या वो 2 दिसंबर 1984 को पेश आया था, क्या वो 2 जुलाई 1982 को पेश आया था, क्या वो 2 दिसंबर 1983 को पेश आया था, या फिर वो 2 अगस्त 1984 को पेश आया था। चले बताइए कि जो भोपाल ट्रेजेडी है वो तारीख में लिख चुकी गई है भाई। कभी भी हम लोग जब बात करेंगे कोई ट्रेजेडी का तो भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई है उसको हम लोग ज़रूर याद करते हैं। तो वो जब हुआ था वो किस साल हुआ था, हमको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 दिसंबर 1984। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ें कब हुआ था, दिसंबर के महीने में 2 तारीख को, और 1984 में। भोपाल एक नाकाबिल फरामोश इंसानी गुनाह सनती तरक्की की अलामत हुआ करती है, लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है भाई एहतियाती इक़दाम और तदाबीर की अदम मौजूदगी और आलूदगी की पैदा करने वाले मादों के अखराज के ताल्लुक से गैर जिम्मेदार है। 2 दिसंबर 1984 को तकरीबन 3000 अफराद की मौत वाक़ हुई, तकरीबन 5000 अफराद मफलूज हो गए, सैकड़ों मवेशी परिंदे कुत्ते और बिल्लियाँ सिर्फ एक ही रात में शहर भोपाल में फौत हो गए। ये तमाम अमवात यूनियन कार्बाइड्स के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली फैक्ट्री से हुई जो कीड़ा मार दवाएं तैयार करती थी, जिसमें मिथाइल आइसोसियानेट जो है भाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके हवा में अखराज की वजह से इतना बड़ा जो हादसा है वो पेश आया था। हज़ारों जानें गई एक गैर इंसानी हरकत की वजह से पैरों तले रौंद दी गई है। इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। किस वजह से हुई? तो मिथाइल आइसोसियानेट की वजह से हुई थी। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। मदर झेल में से हमको गलत बयान की निशानदही करनी है कि गलत बयान कौन सा हो जाएगा। लेड ऑक्साइड फ्रॉम व्हीकल्स कॉज अनीमिया एंड ब्रेन डैमेज, यानी कि जो भी हमारे व्हीकल्स है उससे हमको लेड यानी कि शीशे के ऑक्साइड जो है हासिल होते हैं, जो कि हमें अनीमिया यानी कि खून की कमी और ब्रेन डैमेज का सबब बनते हैं। बी मर्क्यूरी कॉजेज अ डिसीज़ कॉल्ड मिनीमैटा, यानी कि जो मर्क्यूरी पारा है उसकी वजह से एक हमको बीमारी लाहक होती है जिसको हम लोग मिनीमैटा कहते हैं। सी CO2 कम्बाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बो क्या कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार करता है। या फिर डी हाइड्रोजन सल्फाइड कॉजेज सिल्वर ऑब्जेक्ट्स टू टर्निश। गलत जोड़ी की निशानदही करनी है तो CO2 ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा CO2 नहीं मिलता बल्कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना हमारा, वो हमारे हीमोग्लोबिन से मिलता है, जिसकी वजह से कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है भाई तैयार होती है, जो कि क्या कहेंगे हम लोग जहरीला मादा है, जो क्या करेगा हमको हमारे जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन फ्राहम करने से रोकेगा। इसकी वजह से हमारा जो तनफुसी बीमारियां हैं हमको लाहक होती है, कभी कभार दम घुटने से मौत भी वाक़ई होती है, ठीक है ना। CO की वजह से होता है, ना कि CO2। बाकी ये 3 भी जो है सही हो जाएंगे भाई। मिनीमैटा जो डिसीज़ है वो हमारे किसकी वजह से होती है, तो पारे की वजह से होती है। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से चांदी की अशिया जो है भाई चमक खो देती है, और सल्फाइड क्या कहेंगे हम लोग शीशे के रंग जो है भाई शीशा अगर हम देखेंगे लेड ऑक्साइड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे अनीमिया और ब्रेन डैमेज का सबब बनती है, इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ये रहा, विच वन शुड बी यूज टू इंक्रीज द फ्यूल क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स। हमारी जो व्हीकल्स है भाई उसके जो ईंधन है उसका जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है उसकी क्वालिटी को हमको बढ़ाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ए कैटलिस्ट कन्वर्टर्स, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, या फिर सी बोथ, और डी नन। चले बताइए कि हमको जो भी हमको आजकल जो है भाई क्या कहेंगे
इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वही क्या कहेंगे हम लोग फ्यूल्स इस्तेमाल में आ रहे हैं। ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है जो कि पोल्यूशन कम पैदा करे। उसके अलावा बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जितना कम हो सके हम पोल्यूशन पैदा करने वाले चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसका इस्तेमाल करके ये किया जाता है, तो कैटलिटिक कन्वर्टर्स इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है हमारे एहतियाती तदाबीर के लिए, देखेंगे हम लोग। तो सनतों में लगाई गई चिमनियों में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, धुआं कम निकलेगा। ओके, उसके बाद आलूदगी से पाक ईंधन जैसे कि सीएनजी का इस्तेमाल करते हुए मोटर गाड़ियों से खारिज होने वाले धुएं का अखराज कम किया जाएगा। ओके, घरों में एलपीजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं पकवान के लिए, उसमें एलपीजी होता है। मोटर गाड़ियों में ईंधन के मियार को बढ़ाया जाए और इनमें हम लोग कैटलिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा काबिल तजदीद या फिर रिन्यूएबल जो भी मुतबादिल तवानाई के ज़राए हो जाएंगे, जैसे कि शमसी तवानाई है, फ़िज़ाई तवानाई है, क्या कहें हवा की तवानाई है, आबी तवानाई है, इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट के तमाम एहतियाती तदाबीरें हमारे पोल्यूशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए। ओके, समझ में आ गया। चले, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये रहा, हमारे रियासत के कौन से अजला फ्लोरोसिस से मुतासिर नहीं है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर स्टेट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस एक तरह की बीमारी है, हमको पता है भाई। ये क्या कहेंगे हम लोग, हमारे पानी में फ्लोरीन की ज़्यादती की वजह से, फ्लोरीन एक एलिमेंट है, एक धात है, जब उसकी ज़्यादती पानी में हो जाती है, कोई भी चीज़ भाई एक हद तक सही होती है, जब वो हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो बीमारियों का सबब ही बनती है। तो फ्लोरोसिस जो है एक तरह की बीमारी है जिससे हमारे क्या कहेंगे, हमारे मुल्क के बहुत सारे, हमारे स्टेट के स्पेशली बहुत सारे अजला जो है उससे क्या कहेंगे हम लोग अफेक्टेड है। तो इनमें से कौन सा अजला हमारे मुल्क के अजला नहीं होगा जो कि फ्लोरोसिस से अफेक्टेड है। ए नलगोंडा, बी मेदक, सी खम्मम या फिर डी नेल्लूर। हमको पता ही है जो नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट है भाई वो हमारे तेलंगाना का नहीं है, बल्कि वो हमारे आंध्र प्रदेश का जो है भाई डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो फ्लोरोसिस जो है भाई फ्लोराइड की आमेजिश वाली ग़िज़ा और पानी इस्तेमाल करने की वजह से लाहक होती है। हमारी रियासत के मुख्तलिफ इलाके जैसे कि नलगोंडा, ठीक है, मेदक, खम्मम, इसके अलावा जो प्रकाशम और नेल्लूर है ना, ये हमारे आंध्र प्रदेश के अजला हो जाएंगे। ओके ना, यहाँ पर फ्लोरोसिस बीमारी से मुतासिर है लोग। फ्लोराइड की आमेजिश वाली ग़िज़ा और पानी के कसीर मकदार में इस्तेमाल करने से हमको फ्लोरोसिस बीमारी लाहक होती है। इस्तिवाई ख़त्ते से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पानी में फ़्लोराइड की मकदार की आज़म तरीन सतह कितनी है भाई, 0.5 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन या फिर 0.5 मिलीग्राम होती है। ये कुछ चीज़ें हैं याद रखने की। हमारे पास जो है भाई नॉट फॉर ब्रीदिंग एंड नॉट फॉर ड्रिंकिंग जो लेसन है, उसके बाद एक ज़मीमा दिया गया है, एक असाइनमेंट दिया गया है, वहाँ पर एक पूरी केस स्टडी बताई गई है फ्लोरोसिस से रिलेटेड। वो एक मरतबा आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर फ्लोरोसिस से रिलेटेड। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ये आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरोसिस आर देयर। जो फ्लोरोसिस है भाई उसके कितने अकसाम हैं। फ्लोरोसिस बीमारी हम तो देख लिए भाई, उसके कुछ अकसाम भी है भाई, उसके टाइप्स भी है। तो कितने टाइप्स है फ्लोरोसिस बीमारी के। ए 3 तरह की फ्लोरोसिस बीमारी होती है, बी 5 तरह की होती है फ्लोरोसिस बीमारी, सी 4 तरह की होती है हमारी फ्लोरोसिस बीमारी, और डी 2 तरह की होती है हमारी फ्लोरोसिस बीमारी। चले बताइए कितनी तरह की या फिर कितने अकसाम हो जाएंगे हमारे फ्लोरोसिस बीमारी के। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की सबब अलग अलग जो होगा भाई बीमारियां होंगे, तो कितने प्रकार हो जाएंगे, कितने अकसाम हो जाएंगे। तो 4 तरह के फ्लोरोसिस यूजुअली तौर पर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कम मकदार होगी फ्लोरोसिस की वहाँ पे कुछ और तरह के फ्लोरोसिस होंगे, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ पर कुछ और तरह के फ्लोरोसिस जो होंगे पाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम तो बीमारी 4 अकसाम की होती है। एक है दंदानी यानी कि डेंटल, जो दांतों से रिलेटेड है, दूसरा है हमारा जेनुवल्गम, तीसरा है हमारा कालबदी, और चौथा है हमारा आसाबी। ठीक है, डेंटल होती है, जेनुवल्गम होती है, कालबदी यानी कि हमारे हड्डियों से रिलेटेड होती है, और एक आसाबी होती है हमारे नर्वस सिस्टम या दिमाग से रिलेटेड। अगर किसी इलाके में फ्लोराइड की कम शिद्दत हो, लो इंटेंसिटी हो, तो वहाँ पर ऐसे इलाकों में दंदानी फ्लोरोसिस हम देख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर फ्लोरोसिस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वहाँ पर डेंटल प्रॉब्लम्स हमको देखने मिलेगी। जबकि किसी इलाके में फ्लोराइड की मकदार अगर आज़म तरीन हो तो वहाँ पर हम लोगों को जेनुवल्गम, लंगड़ापन देखने मिलेगा, और आसाबी जो क्या कहेंगे हम लोग फ्लोरोसिस है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आज का यह हमारा आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट फूड कैन बी यूज टू प्रिवेंट डेंटल एंड जेनुवल्गम फ्लोरोसिस। अब हम लोग जो क्या कहेंगे हम लोग इब्तदाई या फिर जो क्या कहेंगे कम कंसंट्रेशन फ्लोरोसिस के सबब जो बीमारी हमको लाहक हो रही है, फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस और जेनुवल्गम फ्लोरोसिस, ये जो बीमारी है भाई इसको हम लोग
किन चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको आने से रोक सकते हैं? ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी वाइटामिन और डी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताइए किन चीज़ों का इस्तेमाल करके या हमारे खाने में किन कंपोनेंट्स को लेकर हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं, ऐसे इलाके के लोग जहाँ पे फ्लोरोसिस है इस बीमारी से बच सकते हैं। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तमाम ही है भाई, हमको पता ही है भाई बीमारियाँ वक़ूफ़ कम शिद्दत वाली बीमारी के मरीज़ अगर बच्चे हो तो इन्हें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के खुराक की ज़रूरत होती है, और बालिग जेनुवेलगम जैसी माजूरी के अगर शिकार हो तो भी इससे बचाव के लिए यही खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है हमारे डेंटल और वेनुवेलगम क्या कहेंगे हम लोग फ्लोरोसिस के लिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, वह तमाम बच्चे जो इंडेमिक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं अगर वहाँ के पानी में फ्लोराइड की मकदार 1.5 ppm से ज़्यादा होती है तो दंदानी फ्लोरोसिस का शिकार हो सकते हैं वहाँ पर। ओके, जिसकी वजह से इन्हें मुस्तकिल तौर पर परमानेंट तौर पर दांत खुरदरे हो जाते हैं, गैर शफाफ होते हैं और चाक की तरह सफ़ेद नज़र आते हैं। ये कुछ हमें फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस के जो है सिम्टम्स थे हम लोगों के, ठीक है ना। आज का हमारा सेशन जो है भाई यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।